तो हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। बच्चों, क्लास 10th इंग्लिश में फर्स्ट फ्लाइट प्रोज का ये थर्ड चैप्टर है और इस थर्ड चैप्टर का नेम क्या है बच्चों? टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। आप सभी को पता है कि इन चैप्टर्स का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से लेकर के आज ये हम लोग थर्ड चैप्टर अपना कर रहे हैं बच्चों। और हमारे इस थर्ड चैप्टर का नेम क्या है? टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसमें टू पार्ट गिवन है बच्चों। एक है हमारा हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड हम लोगों का है द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, तो इन दोनों ही पार्ट को हम लोग इसी चैप्टर में कवर करेंगे बच्चों, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में। बहुत ही अच्छे से पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे। एक चैप्टर को यानी कि टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में अपना ये पहला पॉइंट डिस्कस करने से पहले मतलब जैसे उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करने के बाद हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे यानी कि एमसीक्यूज को करेंगे, देन उसके शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर को भी करेंगे बच्चों। ठीक है, और ऐसे ही हम लोग द ब्लैक एरोप्लेन का भी करेंगे। मतलब पूरे बिल्कुल बेहतर तरीके से हम लोग चैप्टर का रिवीजन करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस वक्त। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। मैम, हमारा ये जो प्रोज का थर्ड चैप्टर है इसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। पहले सुन लीजिएगा एक बार कि आखिर ये चैप्टर का मोटा मोटा आइडिया क्या है। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का मतलब बोले तो दो कहानियां उड़ान से संबंधित। टू स्टोरीज मतलब दो कहानियां, अबाउट फ्लाइंग यानी उड़ान से संबंधित। तो उड़ान से संबंधित दो कहानियां हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। एक है मैम हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा है द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग फटाफट से क्या करते हैं कि सबसे पहले अपना ये जो हमारा हिज फर्स्ट फ्लाइट है ना बच्चों, ये चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट है ना, तो इसको देख लेते हैं कि इसमें मैम है क्या। ये हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है बच्चों, हिज फर्स्ट फ्लाइट। ओके, इस फर्स्ट फ्लाइट ये जो हम लोग का ये पार्ट 1 है इसी टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में बच्चों। ठीक है, इसको कवर करेंगे। मैम, ये स्टोरी ना उड़ान से ही संबंधित है यानी टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, दो कहानियां हम लोग उड़ान से संबंधित पढ़ेंगे। पहली कहानी हम लोग की हो गई हिज फर्स्ट फ्लाइट। किसकी फर्स्ट फ्लाइट, किसकी पहली उड़ान? तो यंग सीगल की। ठीक है, किसकी पहली उड़ान की बात हम लोग इसमें करेंगे बच्चों? द यंग सीगल, द यंग। बहुत अच्छे से हम लोग रिवीजन करेंगे, इसलिए चीजें बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। ठीक है, द यंग सीगल यानी कि नन्हा समुद्री पक्षी। ठीक है, सीगल का मीनिंग क्या होता है बच्चों? समुद्री पक्षी। तो नन्हा समुद्री पक्षी, इसके बारे में बात करेंगे। इसी की पहली उड़ान होती है और नन्हा समुद्री पक्षी यानी कि जो उड़ने से डरता है, जो अपनी पहली उड़ान भरने से डरता है, उसके अंदर डर होता है कि कहीं मैंने अपनी पहली उड़ान को अगर मान लीजिए मैंने उड़ना शुरू किया और मेरे पंखों ने मेरा सपोर्ट ना किया तो फिर मैं क्या करूंगा। यही डर इसका होता है जो उसको उड़ने के लिए आगे बढ़ने ही नहीं देता है। ठीक है, तो हम लोग पूरी स्टोरी में बच्चों हिज फर्स्ट फ्लाइट बहुत छोटी सी स्टोरी है, एक बार अच्छे से समझ लेंगे तभी हम लोग क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे। तो द यंग सीगल ये एक सबसे मेन कैरेक्टर होता है बच्चों इसमें। द यंग सीगल यानी कि नन्हा समुद्री पक्षी जो कि अपनी पहली उड़ान भरने से डरता है और लेकिन फिर क्या होता है कि ये अपने डर पर जीत भी हासिल कर लेता है। यानी कि अपने डर के आगे इसकी जो इसका डर होता है ना, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि इसका डर दूर हो जाता है और ये उसमें जीत हासिल कर लेता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। मैम, सेकंड मेन कैरेक्टर क्या है पूरी स्टोरी में? बड़ी ही आसान सी स्टोरी है बच्चों, है ना। पहला हम लोग ने कैरेक्टर देखा कि द यंग सीगल और दूसरा कैरेक्टर है बच्चों मदर सीगल, यानी कि सीगल की मदर होती है मदर सीगल। इनका क्या रोल होता है पूरी स्टोरी में देखेंगे हम लोग। ये क्या करती हैं कि जब नन्हा समुद्री पक्षी यानी यंग सीगल जब पहली उड़ान भरने से डरता है तो इसकी मदर सीगल यानी मदर के द्वारा ही उसको क्या किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है और कैसे वो मछली का टुकड़ा दिखा करके उसको आगे बढ़ने के लिए फोर्स करती है कि जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो एक बार वो उड़ान भरना शुरू कर देगा, है ना। इसके पहले मैं देख लेती हूँ कि भाई कितने संख्या में बच्चे क्लास में ज्वाइन हो चुके हैं। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। तो समझ में आ गया मेरे बच्चों, बताइएगा आप सभी। ठीक है ना, अच्छा भी लग रहा है। तो पूरी स्टोरी हम लोग ऐसे ही डिस्कस करेंगे। आपको पूरा आइडिया हो गया कि मैम एक छोटा नन्हा समुद्री पक्षी होता है जो पहली उड़ान भरने से डरता है और फिर कैसे उसकी मदर उसको सपोर्ट करती है पहली उड़ान भरने के लिए और फाइनली फिर अंत में ये होता है कि वो अपनी पहली उड़ान भर लेता है। लेकिन कैसे कैसे अपने डर पर वो जीत हासिल करता है ये पूरी स्टोरी में हम लोग पढ़ लेंगे। और
इस स्टोरी की एक एक लाइन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी बच्चों, ठीक है, एक एक लाइन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। उसके पहले एक चीज याद रखिएगा, द होल वर्ल्ड कैन स्टॉप वरिंग बट नॉट ए मदर, यानी कि पूरी दुनिया परवाह करना छोड़ सकती है लेकिन एक माँ नहीं। ठीक है बच्चों, ये याद रखिएगा, द होल वर्ल्ड कैन स्टॉप वरिंग बट नॉट ए मदर, पूरी दुनिया जो है परवाह करना छोड़ सकती है बट नॉट ए मदर, लेकिन एक माँ नहीं। ओके, उसको कहीं ना कहीं चिंता जरूर होती है। तो सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे, यानी कि पहले स्टोरी को एक बार डिस्कस कर लेंगे, देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस तरीके से हम लोग का बेहतर रिवीजन होगा। ओके, द यंग सीगल्स फियर ऑफ फ्लाइंग, अब जो नन्हा समुद्री पक्षी होता है इसके उड़ने का डर, ठीक है, फ्लाइंग बोले तो उड़ने का है ना, ऑफ फ्लाइंग मतलब उड़ने का, फियर बोले तो डर, यानी नन्हे समुद्री पक्षी के उड़ने का डर, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि मैम पूरी स्टोरी में तो यही पढ़ने वाले हैं कि भाई यंग सीगल की पहली फ्लाइट के बारे में। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एक एक लाइन में हमारा आंसर छिपा होगा मेरे बच्चों। ठीक है, द यंग सीगल्स फियर ऑफ फ्लाइंग, यानी नन्हे समुद्री पक्षी के उड़ने का डर। अब सुनिएगा, द यंग सीगल वॉज एलोन, वो क्या होता है, अकेला होता है, ऑन हिज लेज, है ना, लेज का मीनिंग होता है बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, चट्टान, चट्टान बोले या पहाड़ी बोले, तो जो नन्हा समुद्री पक्षी होता है बच्चों वो अपनी चट्टान पर या पहाड़ी पर क्या होता है, अकेला होता है। यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है ना, कि उसके साथ में चट्टान पर कौन था, तो वो तो अकेले था मैम, है ना, अकेले था। द यंग सीगल वॉज एलोन ऑन हिज लेज, जो यंग सीगल होता है वो अपनी जो लेज थी, लेज का मीनिंग होता है चट्टान, चट्टान पर क्या था, अकेला था, यानी अपनी पहाड़ी पर वो अकेला था। His two brothers and his sister, उसके दो भाई और बहन, had already learned to fly, ठीक है, वो पहले ही उड़ना सीख चुके थे, यानी उसके जो दो भाई बहन थे वो पहले ही उड़ना सीख चुके थे। यानी जो नन्हा समुद्री पक्षी था उसके जो भाई बहन भी थे वो भी उड़ना सीख चुके थे, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि कैसे वो अपनी पहली उड़ान को भरे। ठीक है, मतलब ये इस तरीके से बताया गया है इसमें। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, है ना, लेकिन जो यंग सीगल था वॉज अफ्रेड, वो डरा हुआ था, टू फ्लाई, है ना, उड़ने से वो डरता था, यानी कि वो डरा हुआ था। अफ्रेड का मीनिंग होता है बच्चों डरना, ठीक है, या डरा हुआ बोलेंगे यहाँ पर, अफ्रेड, ठीक है, अफ्रेड मतलब डरा हुआ, ठीक है, अफ्रेड का मीनिंग क्या हो जाएगा, डरा हुआ, तो वो डरता था या डरा हुआ था, टू फ्लाई यानी उड़ने से। तो इसीलिए ही रैन बैक टू हिज होल, इसीलिए वो वापस जो है अपने होल में जाकर के मतलब अपने होल में वापस चला जाता था, ऑन द लेज, यानी पहाड़ी पर जो वो होल था ना उसमें वो वापस चला जाता था। हिज फादर एंड मदर ट्राइड टू परसुएड हिम, उसके माता पिता उसे राजी करने का भी प्रयास कर रहे थे, जैसे होता है ना मनाना, मनाना, परसुएड का मीनिंग होता है बच्चों राजी करना या मनाना, तो उसके माता पिता उसको राजी भी कर रहे थे कि भाई उड़ने के लिए, हिम यानी कि यंग सीगल को, टू फ्लाई यानी उड़ने के लिए, तो उनके माता पिता के द्वारा परसुएड भी किया जा रहा था उसको उड़ने के लिए। बट द यंग सीगल डिड नॉट मूव, लेकिन यंग सीगल ने कोई मूव, मतलब वो बिल्कुल मूव नहीं करता है। तो पहले पॉइंट से मैम इतना समझ में आ गया कि जो यंग सीगल होता है वो अपनी पहाड़ी पर क्या था, अकेला था, उसके भाई बहन पहले ही उड़ना सीख चुके थे लेकिन उसको उड़ने से डर लगता था, उसको लगता था कि अगर उसने अपने कहीं मतलब उड़ान भरना उसने शुरू किया और उसके पंखों ने सपोर्ट ना किया तो वो क्या करेगा, तो ये इस वजह से वो आगे बढ़ ही नहीं पाता था। ठीक है, तो ऑलरेडी उसके भाई बहन उड़ना सीख चुके थे लेकिन उसको डर लगता था। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, लेकिन जो यंग सीगल था वो उड़ने से डरा हुआ था बच्चों, सो इसीलिए ही रैन बैक टू हिज होल ऑन द लेज, इसीलिए वो अपनी पहाड़ी में वापस चला जाता है, अपनी पहाड़ी का एक होल बना हुआ था उसमें फिर वापस चला जाता है। His father and mother tried to persuade him, उसके माता पिता भी उसे राजी करने का प्रयास कर रहे थे। परसुएड का मीनिंग होता है बच्चों राजी करना, ठीक है, राजी करने का प्रयास भी कर रहे थे कि अगर उड़ना नहीं सीखोगे तो अपना जीवन यापन कैसे करोगे, आगे कैसे अपने पैरों पर खड़े होगे, ऐसे करके, है ना। बट द यंग सीगल डिड नॉट मूव, लेकिन कोई यंग सीगल बिल्कुल भी मूव नहीं करता है। इतनी बात यहाँ तक समझ में आ गई ना बच्चों, तो याद रखिएगा कि उसके भाई बहन भी उड़ना सीख चुके थे लेकिन जो यंग सीगल होता है वो प्रयास नहीं करता है उड़ने का। फिर ठीक है, अरे ये वीडियो लाइव चल रहा है भाई,
ठीक है, ये लाइव चल रहा है वीडियो। क्या आपको भाई यहाँ पर संशय कोई डाउट हो रहा है क्या? ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। देखिए ये स्टोरी है, हम लोग एक फ्लो में इसको स्टार्ट करते हैं तो कोशिश करते हैं कि अगर बीच में बात करेंगे ना तो वो फिर फ्लो जो है हम लोग का टूटता है। इसीलिए बच्चों थोड़ा सा जैसे ही हम लोग अपने प्रश्नों पर आएंगे ना, जैसे ही एक बार स्टोरी को डिस्कस कर लेंगे फिर अपने प्रश्नों को करेंगे, तब हम आपका कमेंट भी देखेंगे कि हमारे बच्चे क्या आंसर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो प्रॉपर ये लाइव वीडियो चल रहा है। ठीक है, आपको यकीन भी होना चाहिए। इतनी बात यहाँ तक समझ में आ गई बच्चों कि जब वो उड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था तो उसके माता पिता के द्वारा भी उसको फोर्स किया जाता है, उससे बोला जाता है कि भाई उड़ने की कोशिश करो। इसीलिए वो क्या करते हैं, उसके माता पिता उसको पहाड़ी पर अकेले भी छोड़ देते हैं। ठीक है, 24 आवर पास्ट, और पता है कि 24 आवर्स यानी 24 घंटे बीत चुके थे बच्चों। पास्ट का मीनिंग हो जाएगा बीत चुके थे, 24 घंटे बीत चुके थे। एंड नोबडी केम नियर हिम, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आया। किसकी बात की जा रही है? यंग सीगल की। बहुत अच्छे से एक बार स्टोरी जब आप समझ लेंगे आंसर अपने आप कर पाएंगे आप। ठीक है, लेकिन इसके पहले मैटर करता है कि आप स्टोरी को कैसे समझ रहे हैं। 24 आवर्स पास्ड एंड नोबडी केम नियर हिम। 24 घंटे बीत चुके थे लेकिन यंग सीगल के पास कोई भी नहीं आया। नोबडी केम नियर हिम ऑल द डे, यानी पूरा दिन द यंग सीगल वॉच्ड हिज पेरेंट्स, पूरा दिन वो अपने माता पिता को देखता रहा। टीचिंग हिज ब्रदर एंड सिस्टर हाउ टू फ्लाई, कि कैसे वो यंग सीगल के जो भाई बहन थे उनको उसके माता पिता किस तरीके से उड़ना सिखा रहे हैं। हाउ टू फ्लाई, कि उड़ते कैसे हैं वो उनको सिखा रहे थे। पूरा दिन वो अपनी पहाड़ी से बैठ करके देखता रहा, यानी यंग सीगल वो अपनी पहाड़ी पर 24 घंटे, है ना, 24 घंटे बीत चुके थे और कोई उसके पास नहीं गया, वो भूखा भी था। ऑल द डे, पूरे दिन द यंग सीगल वॉच्ड हिज पेरेंट्स टीचिंग हिज ब्रदर एंड सिस्टर, पूरे दिन वो ये देखता रहा कि कैसे उसके भाई बहन को उसके माता पिता के द्वारा कैसे हाउ टू फ्लाई, यानी कि कैसे उड़ते हैं, ये सिखाया जा रहा था। एंड उसके बाद ही हैड सीन दिस एल्डर ब्रदर, और उसने अपने बड़े भाई को भी देखा। एल्डर ब्रदर का मीनिंग क्या होता है बच्चों? बड़ा भाई। ठीक है, उसने अपने बड़े भाई को भी देखा कि कैच द फर्स्ट हेरिंग, कि कैसे उसने अपनी पहली हेरिंग मछली को पकड़ा। हेरिंग क्या होती है? एक प्रकार की मछली होती है बच्चों, है ना, कि कैसे बिल्कुल बहादुरी से उसके भाई ने ऐसे डाइव किया, डाइव करके पहली अपनी फर्स्ट हेरिंग मछली को उसने पकड़ा, है ना, ये भी वो देखता है। व्हेन ही एट इट, और जब उसने उसको ऐसे ही डाइव करके खा लिया तो हिज पेरेंट्स प्रेज्ड हिम, तो उसके माता पिता ने उसकी प्रशंसा की। किसकी? जो यंग सीगल था उसके भाई की, है ना, कि जब उसका भाई पहली अपनी हेरिंग मछली को पकड़ता है और फिर उसको ऐसे डाइव करके, यानी छलांग लगा के, नहीं जैसे होता है कि डुबकी लगा के उसको बढ़िया स्टाइल से ऐसे करके खा लेना, तो जब इस तरीके से वो करता है तो उसके माता पिता उसको भाई क्या करते हैं? उसकी प्रशंसा करते हैं। द होल फैमिली टॉन्टेड द यंग सीगल, और फिर क्या होता है? होल फैमिली बोले तो पूरा परिवार, पूरा परिवार टॉन्टेड। टॉन्टेड का मीनिंग होता है बच्चों ताने मारना, है ना, ताने मारना। टॉन्टेड का यहाँ पर मीनिंग होता है बच्चों ताने मारना। तो पूरा परिवार ताना मारने लगता है द यंग सीगल फॉर हिज कवर्ड आइज, यानी कि यंग सीगल की कायरता के लिए। ठीक है, कायरता के लिए पूरा परिवार उसको ताने मारने लगता है। यहाँ तक इतनी बात समझ में आ गई कि जब यंग सीगल उड़ने से डरता है, और यहाँ पर क्या है कि और जो उसके माता पिता होते हैं यंग सीगल के, वो अपने भाई, मतलब जो यंग सीगल के भाई बहन होते हैं उनको उड़ना भी सिखाते हैं कि कैसे उड़ते हैं। फिर उसके भाई ने जब पहले हेरिंग मछली पकड़ी तो उसके माता पिता प्रशंसा भी करते हैं, और प्रशंसा करने के वक्त ही उसको याद आ जाता है यंग सीगल के बारे में। तो वो फिर सभी क्या करते हैं? उसको ताना मारते हैं कि उड़ना नहीं सीखोगे तो कैसे जीवन में आगे बढ़ोगे, कैसे खुद से अपनी मतलब पेट पूजा के लिए व्यवस्था करोगे, मतलब ये सारी चीजें। और ये वास्तव में होता है बच्चों कि अगर हमारे माता पिता हमें डांट भी लगाते हैं, किसी चीज के लिए फोर्स करते हैं, तो उनका कारण बस हमारे लिए, हमारी भलाई के लिए ही होता है ना, कि क्यों आखिर वो इस तरीके से हमें बोल रहे हैं।
तो यहाँ से कितने सारे पॉइंट बनते हैं जहां से प्रश्न बन सकता है। याद रखिएगा बच्चों, पहली बात कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वो अपनी पहाड़ी पर बिल्कुल अकेला था, 24 घंटे भूखा था, उसके भाई बहन पहले ही उड़ना सीख चुके थे, है ना। और फिर यहाँ पर क्या होता है कि हम लोगों ने और खास चीज क्या देखी, हाँ, कि उसके भाई ने यानी फर्स्ट हेरिंग मछली को वो कैसे पकड़ता है। यहाँ तक क्लियर है ना, बताइएगा एक बार आप सभी। वेरी गुड, ओके। फिर आगे चलते हैं। द हंग्री सीगल, अब जो भूखा सीगल होता है बच्चों वो क्या करता है, ठीक है। हंग्री सीगल यानी कि भूखा जो सीगल होता है वो क्या करता है। एज द टाइम पासेस, जैसे जैसे समय बीतता है, द यंग सीगल कुड नॉट टॉलरेट द हंगर, कि यंग सीगल भूख को सहन नहीं कर सका, ठीक है। द यंग सीगल कुड नॉट टॉलरेट द हंगर। टॉलरेट का मीनिंग होता है बच्चों सहन करना। टॉलरेट का मीनिंग क्या होता है, सहन करना। अब यहाँ पर बताया गया है कि बच्चों एज द टाइम पासेस, जैसे जैसे समय बीतता है, द यंग सीगल यानी छोटा समुद्री पक्षी कुड नॉट टॉलरेट द हंगर, वो भूख को सहन नहीं कर सका, एंड द हीट, और गर्मी को भी नहीं सहन कर सका। ही मूव्ड क्लोजर टू द लेज, वो पहाड़ी के बिल्कुल क्लोजर, क्लोजर बोले तो बिल्कुल समीप जाकर के रुका, एंड प्रिटेंडेड टू फॉल एस्लीप। अब प्रिटेंडेड का मीनिंग होता है बच्चों नाटक करना, ठीक है। प्रिटेंडेड का अर्थ क्या हो जाएगा, नाटक किया, उसने नाटक किया। फॉल एस्लीप है ना, सोने का नाटक किया उसने। बट नोबडी टुक नोटिस ऑन हिम, लेकिन किसी ने भी उससे नोटिस नहीं किया। यहाँ पर क्या है कि जो नन्हा समुद्री पक्षी होता है ना, जब वो उसको लगता है कि भाई 24 घंटे से मैं पूरी पहाड़ी में अकेला हूँ, है ना, उसने कुछ खाया भी नहीं था, और फिर उसको ऐसा लगता है कि वो क्या करता है कि जैसे ही फिर और समय बीत रहा था, द यंग सीगल कुड नॉट टॉलरेट द हंगर एंड हीट, वो गर्मी और भूख को सहन नहीं कर सका। एंड उसके बाद हुआ कि ही मूव्ड क्लोजर टू द लेज, वो पहाड़ी के और समीप आ गया, बिल्कुल समीप पर आ गया। एंड जानबूझ करके वो क्या करने लगा बच्चों, नाटक किया। उसने एक पैर पर ऐसे एक पैर पर खड़े होने का नाटक किया, और जैसे सोने का नाटक होता है ना कि शायद किसी मतलब कोई उसको देखे जो उसके फैमिली मेंबर है ना, जो उसके परिवार के सदस्य हैं, कि अगर कोई भी उसको देखे तो शायद उसके ऊपर दया आ जाए और कोई उसे भोजन ला करके दे दे। लेकिन कोई उसको भोजन इसलिए नहीं दे रहा था कि अगर एक बार फिर उसको अगर भोजन दिया तो फिर वो खुद से प्रयास नहीं करेगा, उसका पेट भर जाएगा, फिर वो आराम से बैठ जाएगा, फिर वो कोशिश ही नहीं करेगा। तो ऐसा ये होता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि वो नाटक करता है, सोने का नाटक करता है, कि उसके भाई बहन या माता पिता जो भी हैं यंग सीगल के, वो उसको देखेंगे, है ना, और देखेंगे तो शायद उनको दया आ जाए, है ना, शायद उनका मन कर जाए कि भाई जो है इसको खाना दे दिया जाए। तो ऐसा ये जानबूझ करके नाटक करता है, लेकिन नोबडी टुक नोटिस ऑन हिम, लेकिन किसी ने नोटिस ही नहीं किया बच्चों, ठीक है, किसी ने नोटिस ही नहीं किया। फिर उसके बाद है, आप सुनिएगा, आगे सुनिएगा। हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसके 2 भाई और जो उसके बहन थी, है ना, वर स्लीपिंग, एंड मतलब वो क्या थे, वर स्लीपिंग, वो सो रहे थे। एंड हिज फादर वॉज क्लीनिंग हिज फीदर्स, और उसके जो पिताजी थे, है ना, वो अपने फीदर्स का मीनिंग होता है बच्चों पंख, अब वो अपने पंखों को साफ कर रहे थे, ठीक है। फीदर्स का मीनिंग होता है बच्चों पंख, ओके। His 2 brothers and sister, उसके 2 भाई बहन, were sleeping, सो रहे थे। अब याद रखिएगा, एक क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है कि यंग सीगल के भाई बहन उस वक्त क्या कर रहे थे, तो वो सो रहे थे, है ना। फिर उसके पिताजी क्या कर रहे थे, and his father was cleaning his feathers, और उसके जो पिता थे वो अपने पंखों को साफ कर रहे थे, ऑन हिज वाइट बैक, अपनी सफेद पीठ वाली जो उसके पंख थे ना उसको साफ कर रहे थे। ओनली हिज मदर नोटिस्ड हिम, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ओनली हिज मदर नोटिस्ड हिम, केवल उसकी मदर उसको नोटिस कर रही थी, ठीक है, उसकी मदर उसको नोटिस कर रही थी। कहते हैं ना बच्चों कि दुनिया परवाह करना छोड़ सकती है लेकिन एक माँ नहीं। उसके भाई बहन सो रहे थे आराम से बढ़िया, और यंग सीगल के जो पिताजी भी थे वो भी अपने वाइट बैक के फीदर्स को क्लीन करने में लगे हुए थे। लेकिन ओनली हिज मदर नोटिस्ड हिम, लेकिन उसकी मदर उसको नोटिस कर रही थी। शी वाज स्टैंडिंग हाई ऑन द प्लेट्यू, है ना, वो बिल्कुल प्लेट्यू यानी जो पठार था ना उसके बिल्कुल ऊंचाई पर, हाई बोले तो ऊंचाई पर जो है स्टैंडिंग,
बैठी मतलब खड़ी हुई थी या बैठी हुई थी, जो भी बोले। तो चट्टान पर क्या था कि बिल्कुल ऊपर वाले शिखर के जो वो चट्टान था उस पर वो बैठी हुई उसको क्या कर रही थी, देख रही थी लगातार कि क्या कर रहा है भाई, क्या मेरा बच्चा एक्टिंग कर रहा है, ऐसे करके, है ना। विथ ए फिश, यानी कि उसकी चोंच में एक मछली का टुकड़ा भी था, है ना। एक मछली के साथ ऊंचे पठार पर बैठ करके वो अपने बच्चे को देख रही थी। बाकी उसके भाई बहन माता पिता अपने अन्य कार्यों में लगे हुए थे। समझ में आ रही है ना इतनी बात। एक बार धैर्य बना करके आप पूरी क्लास को सुन ले, है ना, सुन ले और मेन मेन चीजें नोट कर ले, फिर उसके बाद जब प्रश्नों को करेंगे तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए आपको पता है कि हमारे द्वारा अभी बिल्कुल कमेंट आपकी देखी नहीं जा रही है, यही कारण है बच्चों कि एक बार पहले हम लोग स्टोरी को डिस्कस कर ले, फिर जब क्वेश्चन करेंगे ना इसके बाद तब मैं आपके कमेंट्स को देखूंगी, ओके। अब सुनिएगा, एज द यंग सीगल सॉ द फूड, और फिर जैसे ही नन्हा समुद्री पक्षी फूड को देखता है अपनी मदर की चोंच में, वो देखता है भोजन को देखता है, ही फेल्ट मोर हंग्री। ऐसा होता है ना बच्चों कि अगर मान लीजिए बहुत तेज से भूख लगी है और फिर जब खाना सामने दिख जाए तो फिर सहन और भी नहीं होता है ना। तो वही हुआ बच्चों कि एज द यंग सीगल सॉ द फूड, जैसे ही यंग सीगल ने भोजन को देखा, ही फेल्ट मोर हंग्री, उसे और भी ज्यादा भूख महसूस हुई, ठीक है। जब उसने अपने मदर की चोंच में ना वो उसने मछली का टुकड़ा देख लिया था तो उसको और भी सहन नहीं हुआ, उसको लगा कि अब कोई भी तो नहीं देगा लेकिन मम्मी जरूर लेकर के आएंगे मेरे पास, है ना, ऐसा सोचता है। लेकिन अब भाई उसकी मदर भी एक चाल ही चल रही थी, ठीक है, एक चाल ही चल रही थी। क्या हुआ, द मदर्स ट्रिक, अब जो उसकी जो यंग सीगल था उसकी मदर की एक चाल थी, ठीक है। ट्रिक, ट्रिक बोले तो चाल, ओके, ट्रिक बोले तो बच्चों चाल। एंड द जॉय ऑफ फ्लाइट, और फिर उड़ान का आनंद। पहले देखेंगे हम लोग कि जब नन्हा समुद्री पक्षी 24 घंटे से पहाड़ी पर अकेला था, कोई भी उसको नोटिस नहीं कर रहा था, है ना, उसके भाई बहन सो रहे थे, उसके पिताजी जो है अपने पंखों को साफ कर रहे थे, है ना, लेकिन ओनली हिज मदर, केवल उसकी माता ही ऐसी थी जो ऊपर की पहाड़ी पर बैठी हुई अपने बच्चे को देख रही थी, है ना। अब आगे हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई उसकी क्या चाल होती है। जब उसकी चोंच में मछली का टुकड़ा था तो जानबूझ करके उसकी एक ऐसी चाल होती है जिसकी वजह से फाइनली वो उड़ने में क्या हो जाता है, समर्थ हो पाता है, ठीक है। आप सुनिएगा क्या होता है मैम, कैसे होता है, तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। रियलाइजिंग हिज मैडनेस, मैडनेस फॉर द फूड, यानी भोजन के लिए उसके पागलपन को देख करके। मैडनेस का मीनिंग होता है बच्चों पागलपन, ठीक है, मैडनेस का मीनिंग क्या होता है, पागलपन, ओके। तो भूख के लिए उसके पागलपन को देख करके हिज मदर ट्राइड टू टेम्प्ट हिम, उसकी मदर ने उसे क्या किया, ट्राइड, प्रयास किया, टू टेम्प्ट हिम, यानी लालच देने का प्रयास किया। टेम्प्ट का मीनिंग होता है बच्चों टेम्प्ट, है ना, इसका मतलब होता है लालच। तो देखिए हिज मदर, उसकी मदर ने ट्राइड, प्रयास किया, टू टेम्प्ट, लालच देने का, हिम यानी कि यंग सीगल को, विथ पीसेस ऑफ फिश, यानी कि मछली के टुकड़े को दिखा करके उसको लालच देने का प्रयास किया। लेकिन क्या होता है कि हिज मदर फ्लू नियरर टू हिम, और उसकी मदर बिल्कुल नजदीक तक उसके पास में उड़ करके आ गई। विच फील्ड यंग सीगल विथ जॉय, जिस चीज ने भाई यंग सीगल को बहुत ही खुशी से भर दिया, है ना, कि कोई भी मेरी परवाह ना करे लेकिन मम्मी या मतलब मेरी मदर जो है वो परवाह जरूर करेंगी, ठीक है। अब सुनिएगा, तो होता क्या है कि भाई जब वो बिल्कुल भूख भोजन को देख करके, जब उसके मतलब उसके पागलपन को देख करके उसकी मदर क्या करती है कि उसको मछली का टुकड़ा दिखा करके लालच देती है, ठीक है, लालच देती है। एंड हिज मदर फ्लू नियरर टू हिम, और उसकी मदर उसके बिल्कुल समीप तक उड़ करके आ गई। अब यंग सीगल को लगा कि वो हमारे पास आएंगे और मुझे खाने के लिए देंगी, लेकिन होता क्या है कि विच फील्ड यंग सीगल विद जॉय, लेकिन ये चीज पहले उसको देख करके यंग सीगल को बहुत खुशी हो जाती है कि अब फाइनली मुझे भोजन मिल जाएगा। लेकिन फिर होता क्या है बच्चों, हाउएवर, हालांकि द मदर स्टॉप्ड नियर द एज ऑफ द लेज, है ना, लेकिन क्या होता है कि मदर, जो उसकी यंग सीगल की मदर थी ना, वो स्टॉप्ड, रुक गई, नियर, बिल्कुल समीप में, द एज बोले तो किनारे, ऑफ द लेज यानी पहाड़ी के बिल्कुल किनारे पर वो आकर के रुक गई, ठीक है, रुक गई। आउट ऑफ एक्साइटमेंट ऑफ हंगर, लेकिन जो भूख और उत्साह के कारण क्या हुआ बच्चों कि भूख और उत्साह के कारण द यंग सीगल रैन टूवर्ड्स हिज मदर, जो यंग सीगल था वो अपनी मदर की तरफ
उसने क्या कर दिया बच्चों, रैन टूवर्ड्स, यानी उसकी ओर वो दौड़ गया, ऐसे बोलेंगे, उसकी ओर वो क्या कर गया, दौड़ गया। और जैसे ही क्या है, एंड डाइव्ड फॉर द फिश, और मछली के लिए उसने डाइव्ड कर दिया। अब ये कंडीशन यहां से ध्यान से सुनिएगा कि होता क्या है कि जब वो पहाड़ी पर होता है ना, और भूख के पागलपन को देख करके उसकी मदर क्या करती है कि जानबूझकर अपने चोंच में मछली का टुकड़ा लेकर के आती है और बिल्कुल समीप आ जाती है यंग सीगल के, और यंग सीगल देखता है कि अब मुझे भोजन मिल जाएगा, लेकिन उसकी मदर बिल्कुल पास में आकर के रुक जाती है। और जब वो रुक जाती है तो उसको फिर क्या होता है कि जैसे होता है ना, भोजन को देख करके एक झुल्लाहट एक अलग सी आती है, वैसा ही यंग सीगल के साथ में होता है। जैसे वो उसको देखता है वो छलांग लगा देता है, डाइव कर देता है फिश के लिए। डाइव करना मीनिंग होता है बच्चों, एंड डाइव्ड, उसने छलांग लगा दिया, फॉर द फिश, मछली के लिए उसने छलांग लगा दिया। और जैसे ही उसने छलांग लगा दिया, उसके पैरों के नीचे से वो पहाड़ी जा चुकी थी, मतलब हट चुकी थी, और उसके पैरों के नीचे मतलब फिर उसके नीचे क्या आ गया था भाई, पूरा समुद्र ही समुद्र था। तो फाइनली अब जब वो पहाड़ी से आगे बढ़ चुका था तो उसको उड़ना ही था। तो अब होता क्या है सुनिएगा, इनिशियली शुरुआत में, इनिशियली बोले तो शुरुआत में, शुरू में क्या हुआ, द यंग सीगल वॉज स्केयर्ड, यंग सीगल चिल्लाया, एंड स्क्रीम्ड विथ फियर, और फिर डर, मतलब डर के साथ उसने क्या किया, स्क्रीम्ड। स्क्रीम्ड का मीनिंग होता है बच्चों चिल्लाना, ठीक है, और स्केयर्ड मतलब डर जाना। स्केयर्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा, डर जाना। तो क्या है, द सीगल वॉज स्केयर्ड, वो बहुत ही डर गया, डर गया, एंड स्क्रीम्ड विथ फियर, फियर बोले तो डर से वो चिल्लाया, ठीक है, डर से चिल्लाया। व्हेन ही डाइव्ड, जब उसने छलांग लगा दी थी, मतलब वो अपनी पहाड़ी के बिल्कुल आगे था, उसकी मदर आके रुक जाती है, तो वो मछली को पकड़ने के लिए क्या करता है, डाइव करता है, और जैसे ही वो छलांग लगा देता है, छलांग लगा देता है, तो क्या होता है कि उसके पैरों के नीचे से वो पहाड़ी हट जाती है। ठीक है जी सर। अब एक कोई साहिल नाम का लड़का है, बेटा पढ़ाई कर लीजिए, ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है। व्हेन ही डाइव्ड, जब उसने डुबकी लगा, मतलब जब उसने ऐसे छलांग लगा दिया तो वो डर गया, और उसके बाद क्या हुआ कि डर से फिर वो चिल्लाया, बट लेकिन सून ही फेल्ट हिज विंग्स, लेकिन फिर जल्द ही उसके जो विंग्स थे यानी पंख थे वो फैल गए, है ना, विंग्स क्या हो गए, स्प्रेड आउटवर्ड्स, वो बाहर की तरफ फैल गए, एंड ही बिगेन टू फ्लाई स्लोली, और वो फिर बिगेन यानी उसने शुरू कर दिया, स्लोली धीरे से फ्लाई उड़ना, उसने धीरे से उड़ना शुरू कर दिया, डाउनवर्ड्स यानी नीचे की ओर, एंड अपवर्ड्स बोले तो ऊपर की ओर। फिर उसने ऐसा अपने आप को पाया कि उसके पंख खुल चुके हैं, और है ना, खुल चुके हैं, और वो धीरे धीरे डाउनवर्ड एंड अपवर्ड्स करने लगे हैं, मतलब नीचे और ऊपर की ओर जो है बढ़ने लगे हैं, और उसकी वजह से उसने भाई बिगेन टू फ्लाई यानी उड़ना शुरू कर दिया। He was no longer afraid of flying, अब वो मतलब उड़ान भरने से, या बोले कि he was no longer afraid of flying, अब वो लंबा उड़ने से डरता नहीं था। तो फाइनली इस तरीके से हुआ था कि उसने अपनी पहली उड़ान भरी थी, और सोचिए अगर उसके माता पिता के द्वारा अगर उसको ऐसे किया जाता, उन्होंने क्या पनिशमेंट दी थी भाई, 24 घंटे तक यंग सीगल को भूखा रखा, एक पहाड़ी पर उसको अकेला छोड़ दिया, कोई भी उसके पास नहीं गया, है ना, और वो भूख से तड़प रहा था। लेकिन क्या उनको दया थी भाई, उसकी मदर भी चाह रही थी, लेकिन वो इसलिए मतलब किसी ने उसको खाना नहीं दिया, इसलिए कोई उसके समीप नहीं आया कि अगर उसकी पेट पूजा हो जाएगी तो वो खुद से कोशिश नहीं करेगा। यही कारण था बच्चों। इतनी बात समझ में आई, है ना, इतनी बात समझ में आ गई ना मेरे बच्चे, बताएंगे आप सभी एक बार, वेरी गुड। अब सुनिएगा, द फैमिली सेलिब्रेशन, अब फाइनली जब उसने अपनी पहली उड़ान भर दी थी तो परिवार का सेलिब्रेशन, ठीक है, परिवार कैसे इस खुशी को मनाता है, कैसे जो है सेलिब्रेट करता है। सून जल्द ही हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, किसके, यंग सीगल के माता पिता, ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके भाई बहन, फ्लू अराउंड हिम, उसके चारों ओर घूमने लगे। व्हेन ऑल द फैमिली मेंबर्स, जब सारे परिवार के सदस्य लैंडेड ऑन द ग्रीन सी, ग्रीन सी पर उन्होंने जब लैंड किया, दे कॉल्ड द यंग सीगल टू बी विथ देम, उन्होंने यंग सीगल को अपने साथ आने के लिए कहा, ठीक है। द फैमिली मेंबर्स प्रेज्ड हिम, जो परिवार के सदस्यों ने, प्रेज्ड का मीनिंग होता है बच्चों तारीफ करना या प्रशंसा करना, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेज्ड का मीनिंग क्या होता है, तारीफ करना, ठीक है।
तो सारे परिवार के सदस्यों ने उसकी तारीफ की एंड ऑफर्ड हिम पीसेस ऑफ डॉग फिश, और फिर उसको डॉग फिश के पीसेस भी देने लगे एज ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। इस तरीके से उसने अपनी पहली उड़ान को भर लिया था। ठीक है, तो बस इतनी छोटी सी स्टोरी थी मैम। पूरी स्टोरी में बस अगर मेन कैरेक्टर की बात करें तो यंग सीगल होता है और उसकी मदर होती है। ठीक है, मदर सीगल होती है, ये मेन कैरेक्टर थे। और हमारी पूरी कहानी में यही था कि जो यंग सीगल था वो उड़ने से डरता था। फिर कैसे भाई क्या हुआ कि उसके परिवार के सदस्यों ने उसको पनिशमेंट दी, है ना, हर वक्त तो टॉन्ट किया करते थे उसको, है ना। टॉन्ट करने का कारण यही था कि भाई वो उड़ना सीख जाए, है ना, ऐसे ही था। फिर लास्ट में क्या होता है कि उसकी मदर ही उसको प्रोत्साहित करती है उड़ने के लिए, जानबूझ करके मछली का टुकड़ा दिखा करके लालच देती है ताकि वो आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। और जैसे ही वो आगे बढ़ने का प्रयास करता है उसने पाया कि भाई उसने अपनी पहली उड़ान को भर लिया है। बस इतना सिंपल सा था पूरी स्टोरी में। ठीक है, अब एक बार बताइएगा आप सभी कि क्या ये पूरी स्टोरी आपको समझ में आ गई? मैम यंग सीगल को कौन खाना दिया देकर ललचा रहा था या लालच दे रहा था, क्या बोलेंगे, है ना? तो भाई उसकी मदर यंग सीगल की जो मदर थी यानी मदर सीगल थी, वही अपनी चोंच में मछली का टुकड़ा लेकर के आई थी और उसको उसने लालच दिया था दिखा करके कि भाई जब वो भोजन को देखेगा तो उससे भूख और भी सहन नहीं होगी, तो वो जरूर प्रयास करेगा। ठीक है, ये होता है। अब इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को? अब चलिए क्वेश्चन कर लिया जाए भाई, क्वेश्चन के आंसर कर लेते हैं हम लोग फटाफट से। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर कर लेते हैं। आप सुनिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है, सर पोल देने के लिए तैयार है ना? हु इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट? फर्स्ट फ्लाइट के ऑथर कौन होते हैं? हु इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट? कौन होते हैं भाई? लियाम ओ फ्लेहर्टी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फेडरिक फॉर्सिथ, नन ऑफ दिस। पूरी स्टोरी को हम लोगों ने समाप्त कर लिया, लेकिन मैंने एक बार भी आपसे लाइक करने के लिए नहीं बोला, है ना, और ना ही आप लोगों ने हमें याद दिलाया, है ना, और ना आप बिन बोले। अच्छा, बच्चे याद दिला रहे थे, थैंक यू सो मच जो बच्चे याद दिला रहे थे। तो फटाफट से आप एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए बच्चों। ठीक है, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए तो और भी अच्छा लगेगा जितने भी बच्चे इस क्लास में हैं। हु इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट? तो हमारा करेक्ट आंसर देखिए फेडरिक फॉर्सिथ तो होगा नहीं, क्योंकि फेडरिक फॉर्सिथ तो अभी हम लोग इसका आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, क्या, द ब्लैक एरोप्लेन, है ना, उसके हैं, तो इसका तो नहीं होगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी नहीं होगा बच्चों। लियाम ओ फ्लेहर्टी हो जाएगा करेक्ट आंसर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो हमारे डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस के हैं। ठीक है, मोस्टली सारे ही बच्चे आंसर बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं। लियाम ओ फ्लेहर्टी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हु ट्राइड टू टेम्प्ट हिम विथ ए पीस ऑफ फिश? हु, किसने, ट्राइड प्रयास किया, टू टेम्प्ट लालच देने का, है ना, हिम यानी कि यंग सीगल को। हिम किसके लिए आया है? यंग सीगल के लिए। विथ ए पीस ऑफ फिश यानी कि एक मछली के टुकड़े के साथ में या मछली के टुकड़े को दिखा करके किसने यंग सीगल को लालच देने का प्रयास किया? क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? तो भाई कौन होता है? ब्रदर सीगल होता है, मदर सीगल थी, फादर सीगल था, या नन ऑफ दिस? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मदर सीगल। ओके, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मदर सीगल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कितने परसेंट हमारे बच्चे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर किए हैं? वेरी गुड, 88% बिल्कुल करेक्ट आंसर किए। याद रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनते हैं। और आपको पता है कि डेली जब भी शाम को 4 बजे क्लास होगी उसमें हम लोग अपने प्रोज के सभी चैप्टर का रिवीजन करेंगे। ओके, व्हाट वाज द यंग सीगल अफ्रेड ऑफ? जो यंग सीगल था वो किससे अफ्रेड था, मतलब किससे डरा हुआ था? टू फ्लाई इन द स्काई, आसमान में उड़ने के लिए। टू कैच फिश, मछली को पकड़ने के लिए। टू लैंड इन द सी, है ना, मतलब समुद्र में लैंड करने के लिए, या फिर नन ऑफ दीज? क्या होगा करेक्ट आंसर? व्हाट वाज द यंग सीगल अफ्रेड ऑफ? यंग सीगल किससे डरा हुआ था भाई, है ना? तो उसे क्या, उसके अंदर क्या डर था भाई? टू फ्लाई इन द स्काई यानी आसमान में उड़ने का डर था उसके अंदर। ठीक है, आसमान में उड़ने का डर था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? टू फ्लाई इन द स्काई। ओके, फिर अगला प्रश्न है, वेयर डिड द यंग सीगल रन टू हाइड?
जो यंग सीगल था, है ना, वेयर डिड द यंग सीगल रन, है ना, वो कहाँ दौड़ के चला जाता था, टू हाइड यानी छिपने के लिए। टू हाइड का मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चों, छिपने के लिए, ठीक है, छिपने के लिए वो कहाँ दौड़ के चला जाता था, ठीक है, कहाँ चला जाता था भाई, तो लिटिल होल अंडर द लेज, यानी कि लेज का मीनिंग होता है बच्चों पहाड़ी या चट्टान, ठीक है, लिटिल होल अंडर द लेज, पहाड़ी में एक छोटा सा होल था, है ना, उसमें चला जाता था, या ऑन द ब्रिंक ऑफ द क्लिफ, या ऑन ए ट्री, या इन द मदर्स विंग्स, तो ये तो नहीं होगा मैम, है ना, ऑन ए ट्री भी नहीं होगा, ऑन द ब्रिंक ऑफ क्लिफ भी नहीं होगा, बल्कि एक पहाड़ी में क्या था, पहाड़ी के नीचे बिल्कुल एक छोटा सा उसने होल बना रखा था, जिसमें जब डर जाता था तो दौड़ के जाकर के छिप जाता था उसमें। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लिटिल होल अंडर द लेज। वेरी गुड, हमारे सारे बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं, और यकीन मानिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। समझ में आ गई ना इतनी बात, चले आगे चले, और बढ़िया बेहतरीन रिवीजन भी हो रहा है हम लोगों का। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हु वॉज देयर ऑन द लेज, हु वॉज देयर ऑन द लेज, है ना, उस पहाड़ी पर कौन था, विद द यंग सीगल, यानी कि यंग सीगल के साथ उसकी पहाड़ी पर कौन था, फॉर द लास्ट 24 आवर्स, है ना, आखिरी के भाई उन 24 घंटे में यंग सीगल के साथ में कौन था। इसीलिए तो हम कह रहे थे भाई एक एक लाइन बहुत आराम से हम लोग उसको देख रहे थे, इसलिए देख रहे थे क्योंकि आपको पता है कि मैम यहीं से तो प्रश्न बनता है, हु वॉज देयर ऑन द लेज विद द यंग सीगल फॉर द लास्ट 24 आवर्स, भाई यंग सीगल के पास उन 24 घंटे में कौन था उसके साथ में, हिज टू ब्रदर्स थे, नहीं मैम ये नहीं होगा, हिज सिस्टर्स भी नहीं होगा, हिज पेरेंट्स उसके माता पिता भी नहीं थे, बल्कि क्या था कि ही वॉज एलोन, वो बिल्कुल अकेला था, ठीक है, ही वॉज एलोन, वो बिल्कुल अकेला था। और पेपर में अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो बहुत ध्यान से आप करके आएंगे, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है बच्चों, ही स्टूड एट द एज ऑफ द लेज, He stood at the edge of the ledge on one leg and closed his eyes because, यहाँ पर कहने का मतलब है, क्वेश्चन का मतलब समझिएगा, वह stood at the एज ऑफ द लेज, यानी कि वो पहाड़ी के बिल्कुल किनारे पर खड़ा हुआ था, ठीक है, खड़ा हुआ था, ऑन वन लेग, एक पैर पर, एंड क्लोज्ड हिज आईज, और अपनी आंखों को उसने बंद कर लिया था, बिकॉज, क्योंकि, क्या भाई उसका कारण क्या था, क्यों वो ऐसा कर रहा था, बिल्कुल पहाड़ी के यानी लेज के एज पर आकर बिल्कुल खड़ा हो गया, है ना, एक पैर पर खड़ा हो गया, और जानबूझ करके क्या कर रहा था भाई, अपनी आंखों को उसने बंद किया था, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज फीलिंग स्लीपी, क्योंकि वो नींद महसूस कर रहा था, नहीं उसको नींद विंद कुछ भी नहीं आ रही थी, ठीक है, इट वॉज ए नेचुरल हैबिट ऑफ सीगल, ये सीगल की नेचुरल हैबिट भी नहीं होती है बच्चों, ही वॉन्टेड टू गेट द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली, वो अपने परिवार का ध्यान केंद्रित करना चाहता था, है ना, फैमिली बोले तो परिवार, अटेंशन बोले तो ध्यान, है ना, गेट द अटेंशन यानी ध्यान केंद्रित करना, वांटेड बोले तो चाहता था, तो वो अपने परिवार का ध्यान केंद्रित करना चाहता था, यही कारण था उसका, ठीक है, ही वॉज अफ्रेड ऑफ हिज फैमिली, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो वो ऐसा क्यों कर रहा था भाई, बिल्कुल पहाड़ी के किनारे पर आकर के खड़ा हो गया, एक पैर पर खड़ा हो गया, अपनी आंखों को जानबूझ करके बंद कर रहा था, नाटक कर रहा था, प्रिटेंड कर रहा था सोने का, ठीक है, सोने का नाटक कर रहा था भाई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ही वांटेड टू गेट द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली। वेरी गुड, जितने बच्चे पूरा आंसर कर रहे हैं ना, शुभम गुप्ता और नंदिनी दीक्षित, वेरी गुड, सत्येंद्र कुमार भी बहुत अच्छा आंसर कर रहा है, ठीक है, ये सारे बच्चे पूरा आंसर कर रहे हैं। आगे चले, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट, है ना, व्हाट फूड डिड सीगल्स मदर गेट फॉर इट, अब क्या भोजन था भाई जो उसकी मदर ने उसको दिया था। वैसे दिया था या खास तौर पे बोले कि मैम वो लेकर के आई थी उसको देने के लिए, है ना, देने के लिए लेकर के आई थी। तो अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन बन जाए, है ना, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अर्थवॉर्म तो नहीं था, है ना, अर्थवॉर्म तो नहीं था मैम, और इंसेक्ट भी नहीं थे यानी कीड़े मकोड़े भी नहीं थे, एंड ये भी कट जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, फिश हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फिश हो जाएगा, क्योंकि
मछली का टुकड़ा ही वो अपने चोंच में लेकर के आई थी। ओके, ये हो जाएगा हम लोग का क्या, बिल्कुल सही जवाब। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द साइट ऑफ डैश मैडेंड हिम, किस चीज के दृश्य ने उसको पूरी तरीके से, मैडेंड का मीनिंग होता है बच्चों पागल कर देना। पागल कर देना मतलब जैसे किसी भी चीज को देख करके झुल्ला जाना, ठीक है। मैडेंड का मीनिंग क्या हो जाएगा, पागल करना। हिम यानी कि यंग सीगल को, किस चीज के दृश्य ने यंग सीगल को बिल्कुल पागल कर दिया था, तो हिज ब्रदर्स फ्लाइंग, है ना, उस वो जब अपने भाई को उड़ते हुए देखता था तो इस चीज ने, नहीं बिल्कुल ये चीज नहीं होगी बिल्कुल भी, ठीक है। बल्कि हम लोग का सही आंसर जो होगा वो क्या होगा बच्चों, हिज सिबलिंग्स एंजॉय विदाउट हिम, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और ये भी नहीं होगा, बल्कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फूड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फूड हो जाएगा बच्चों, ठीक है। भोजन के दृश्य ने उसको पूरी तरीके से पागल कर दिया था कि उसको लगता है भाई अब मिल ही जाए, है ना, मिल ही जाए मुझे। आगे चले, अगला क्वेश्चन है, हिज पेरेंट्स स्कोल्डेड हिम, उसके माता पिता ने स्कोल्डेड यानी डांट लगाई, हिम उसे, किसे, यंग सीगल को डांट लगाई, फॉर फ्लाइंग अवे उड़ने के लिए, अदरवाइज नहीं तो, मतलब क्या होगा कि वो कहते हैं कि उसके माता पिता उसे डांटते हैं उड़ने के लिए, वरना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अदरवाइज ही वुड बी अलोन, वो उसको अकेला छोड़ देंगे। ही वुड रिमेन विदाउट फूड, वो उसे बिना भोजन के रखेंगे। ही वुड रिपेंट, है ना, वो उसे क्या करेंगे, जैसे रिपेंट करेंगे मतलब होता है ना कि उसे रिपेंट करना होता है, जैसे ताने देना, ऐसे करके कह सकते हैं, है ना, रिपेंट करेंगे, या नन ऑफ दिस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हिज पेरेंट्स स्कोल्डेड हिम, उसके माता पिता ने उसे डांट लगाई, फॉर फ्लाइंग यानी उड़ने के लिए, अदरवाइज नहीं तो ही वुड बी अलोन, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का क्या, करेक्ट आंसर, ही वुड बी अलोन। वो कहते हैं उड़ना सीखो वरना वो उसे अकेला छोड़ देंगे, या ही वुड बी रिमेन विदाउट फूड, ये होगा फिर हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए फिर, ही वुड रिमेन विदाउट फूड, कि वो उसे बिना भोजन के रखेंगे। और आपको पता है कि भाई 24 घंटे तक 24 आवर्स वो क्या रहता है, भूखा रहता है बच्चों, है ना, 24 घंटे वो भूखा भी रहता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उसके माता पिता उससे कहते हैं कि उड़ना सीखो वरना कोई भी तुम्हारे भोजन की व्यवस्था नहीं करेगा। तो ही वुड रिमेन विदाउट फूड यानी कि वो उसको बिना भोजन के रखेंगे। ओके, अब जैसे मैं आप लोग से ये बोलती हूँ कि भाई पढ़ना है तो पढ़िए, वरना आपको टॉपर और कोई नहीं बना सकता है। जीरो नहीं है सर, रुका है क्या? ओके, कोई दिक्कत नहीं। Why did his mother stop midway? उसकी मदर बीच में क्यों रुक गई? While giving him the fish, जब वो उसके लिए मछली का टुकड़ा लेकर के आई थी, ठीक है। Why did his mother stop midway while giving him the fish? जब वो उसके लिए मछली का टुकड़ा लेकर के आई थी तो क्यों भाई उसको उसको मतलब बीच में आकर के रुक गई थी? बल्कि उसको तो लगा था, मतलब यंग सीगल को लगा था कि वो उसके समीप तक आ जाएंगी। तो इसमें क्या होगा कारण बच्चों, अगर पेपर में आपके ये प्रश्न आ जाए कि व्हाई डिड हिज मदर स्टॉप मिडवे, क्यों उसकी मदर जो है मिडवे यानी कि बीच रास्ते में रुक गई थी, व्हाइल गिविंग हिम द फिश, जब वो उसके लिए मछली का टुकड़ा लेकर के आ रही थी। तो सी डिड नॉट वांट टू गिव हिम द फिश, क्योंकि वो उसको मछली का टुकड़ा देना नहीं चाहती थी, ऐसा कुछ नहीं था। सी गॉट टायर्ड, वो थक चुकी थी। या फिर टू गेट हिम टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर, यानी कि वो उसको उड़ने के लिए मतलब भूख से बाहर निकालने के लिए ये चाहती थी कि वो उड़ना सीख जाए। तो ये फिर हमारा कट नहीं होगा, बल्कि यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, टू गेट हिम टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर, यानी कि उसे भूख से बाहर निकालने के लिए वो उसको उड़ना सिखाना चाहती थी, ठीक है। ये कट जाएगा, सी वॉज मेड एट हिम, मैड एट हिम, है ना, ये नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, टू गेट हिम टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर, यानी कि वो उसको भूख से बाहर निकालने के लिए उसे उड़ाना चाहती थी, ये भी कह सकते हैं हम लोग। समझ में आ गया, ठीक है, उड़ते हुए देखना चाहती थी, यही कारण था कि वो बिल्कुल उसको उसने दिया नहीं था, बिल्कुल समीप नहीं आई थी, बल्कि क्या हुआ था कि जो है वो बीच रास्ते में ही रुक जाती हैं। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, यहाँ तक कोई भी दिक्कत तो नहीं है आप सभी को? अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई इसके इंपॉर्टेंट आंसर कौन से हैं, तो हम लोग इनको तैयार कर लेंगे। ओके,
वेरी गुड। अमजद शाह करके है, ये भी पूरा पूरा आंसर कर रहा है, वेरी गुड। तो हम लोग का ये हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई बच्चा कह रहा है कि फ्लू का मीनिंग बता दीजिए मैम। FLEW ना, ये वाला, इसका मतलब होता है भाई उड़ना। ये सेकंड फॉर्म है फ्लाई की, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन ऐसे होता है ना। ये जो फ्लाई होता है उड़ना, इसकी सेकंड फॉर्म है ये, ठीक है, समझ में आ गया ना। चले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हम लोग अपना द ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बहुत छोटी सी स्टोरी है। फिर उसके बाद उनके भी क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। When did the young seagull get over his fear of flying over the sea? यानी कि when did the young seagull ने कब get over his fear, यानी कि वो अपने उड़ने के डर से बाहर निकला था। यंग सीगल अपने उड़ने के डर से बाहर कब निकला था भाई, है ना, कब ऐसा संभव हो पाया था? तो बड़े आराम से सुनेंगे आप सभी। द यंग सीगल गॉट ओवर हिज फियर ऑफ फ्लाइंग ओवर द सी, यानी समुद्र पर उड़ने के डर से वो बाहर कब निकला था? तो द यंग सीगल गॉट ओवर हिज फियर, है ना, ऑफ फ्लाइंग, यानी जो उसका उड़ने का डर था ना, उसे भाई उससे बाहर निकलने के लिए क्या हुआ था? द व्हेन हिज मदर, कैसे वो निकल पाया था, ये आंसर बताना है ना, कि उड़ने के डर से वो कैसे बाहर निकला था। कि व्हेन, जब, हिज मदर, उसकी मदर ने, टॉट, सिखाया, है ना, हिम यानी कि यंग सीगल को, ए बिटर लेसन, जब उसकी मदर ने एक कड़वा, अब होता है ना कि लेसन बोले तो एक मतलब बिटर लेसन, जब उसकी मदर ने उसको सिखाया, तभी वो उड़ने के डर से बाहर निकल पाया था, है ना। एक बिटर लेसन मतलब होता है एक कड़वी सीख, एक मतलब ये कठोर ही तो था कि भाई वो 24 घंटे से भूखा था, लेकिन उसको खाने के लिए नहीं दिया था उसने, है ना। तो जब उसे एक बिटर लेसन उसने सिखाया, तभी वो जो है उड़ने के डर से बाहर निकल पाया था। हिज फैमिली लेफ्ट हिम अलोन, उसके परिवार ने उसे अकेला छोड़ दिया। ऑन द लेज, यानी पहाड़ी पर, उसके परिवार ने उसे पहाड़ी पर अकेला छोड़ दिया। टू स्टार्व, स्टार्व का मीनिंग होता है बच्चों भूखा, ठीक है। अब यहाँ पर है बच्चों कि हिज फैमिली लेफ्ट हिम अलोन ऑन द लेज, उसके परिवार ने उस पहाड़ी पर उसको अकेला छोड़ दिया। टू स्टार्व, यानी भूखा उसे अकेला पहाड़ी पर छोड़ दिया। हिज मदर वॉज टीयरिंग पीसेस ऑफ फिश, अब जो उसकी मदर थी बच्चों, है ना, उसकी मदर क्या है कि हिज मदर वॉज टीयरिंग पीस ऑफ फिश, वो एक मछली का टुकड़ा भी लेकर के आई, है ना, टीयर करके उसको लेकर के आई। बाय सीइंग हिज मदर विथ फूड, अब देखिए बाय सीइंग, ये देख करके, हिज मदर विथ फूड, यानी कि अपनी मदर को भोजन के साथ में देख करके, हिज हंगर इंक्रीज्ड, उसकी भूख और भी ज्यादा बढ़ गई। ही वॉज फोर्स टू अटेम्प्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट, है ना, ही वॉज फोर्स टू अटेम्प्ट, उसने भाई पूरा प्रयास किया, उड़ने का पूरा प्रयास किया। हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी अपनी पहली उड़ान के दौरान उसने उड़ने का पूरा प्रयास किया। कि जब उसने भोजन को देखा और देखा कि बस थोड़ी ही दूरी पर भोजन है, तो उसने पूरा प्रयास किया कि भाई कैसे वो उसको प्राप्त कर ले। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, है ना, आराम से आप कर लेंगे। ओके आगे चले। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है बच्चों कि व्हाट वाज द यंग सीगल्स एक्सपीरियंस ड्यूरिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट। अच्छा, पहली उड़ान के दौरान यंग सीगल का अनुभव कैसा था, ठीक है। व्हाट वाज द यंग सीगल्स एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मीनिंग होता है बच्चों अनुभव, ठीक है। एक्सपीरियंस का मीनिंग क्या होता है? अनुभव, यानी कि पहली उड़ान के दौरान, फर्स्ट फ्लाइट यानी पहली उड़ान के दौरान, ड्यूरिंग, है ना, पहली उड़ान के दौरान यंग सीगल का एक्सपीरियंस कैसा था, उसका अनुभव कैसा था, ये आपको बताना है। अब सुनिएगा, सुनिएगा ध्यान से। एज द यंग सीगल फेल फ्रॉम द लेज, जैसे ही यंग सीगल अपनी पहाड़ी से नीचे गिरा, अब जब पहली उड़ान उसने भरी थी तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था? जैसे ही वो अपनी पहाड़ी से नीचे गिरा, ही वॉज फिल्ड विथ फियर, वो डर से भर गया। बट लेकिन सोन, जल्द ही, हिज विंग्स स्प्रेड आउट, है ना, लेकिन उसके पंख बाहर की तरफ फैल गए।
एंड ही फाउंड हिमसेल्फ फ्लाइंग, लेकिन फिर उसने अपने आप को उड़ता हुआ पाया। अपॉन रियलाइजिंग दैट, है ना, ये महसूस करने पर दैट कि ही वॉज फाइनली फ्लाइंग, कि अंततः वो उड़ पा रहा है, ठीक है, उड़ पा रहा है। द यंग सीगल वॉज ओवरजॉयड, जो यंग सीगल था वो खुशी से भर गया। ही स्क्रीम्ड विथ जॉय, और वो खुशी से चिल्लाया, एज ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, हालांकि वो अब इतना उड़ने से डरता नहीं था। समझ में आ गया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। तो हम लोग दो इसके लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर ही देखेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट जो है चैप्टर पर, ठीक है। तो हम लोगों ने इतने एमसीक्यूज किए एंड उसके बाद हम लोगों ने शॉर्ट आंसर देखे। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर चलते हैं, मतलब चैप्टर पर चलते हैं, यानी कि 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। उड़ान से संबंधित हमें 2 कहानियां पढ़नी थी। पहला हम लोग का था हिज फर्स्ट फ्लाइट, है ना, और सेकंड इसी का पार्ट क्या है बच्चों, द ब्लैक एरोप्लेन। क्या नाम है इसका? द ब्लैक एरोप्लेन, द ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है, द ब्लैक एरोप्लेन। ये हम लोग का इसका पार्ट 2 है, ठीक है, ये पार्ट 2 है। इस पूरे में भाई अगर हम लोग अगर मेन कैरेक्टर की बात करें तो मैम ये जो 2 ब्लैक एरोप्लेन ही हमें दिख रहे हैं ना, तो याद रखिएगा बच्चों कि ये कौन सा प्लेन होता है, ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन, जिसका पायलट कौन होता है, नैरेटर होता है, ठीक है, नैरेटर, ठीक है, नैरेटर। एंड इसके मतलब ये जो पायलट होते हैं इसको नैरेटर के द्वारा ही, यानी जो कथावाचक होते हैं उनके ही द्वारा इसको उड़ाया जाता है, यानी ये हमारा ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन होता है। और ये क्या होता है बच्चों, ये ब्लैक एरोप्लेन होता है जिसका पायलट क्या होता है, स्ट्रेंज होता है, यानी कि अजनबी होता है। तो मैम पूरी कहानी में बस हमें इतना देखना है कि ये ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन जिसको नैरेटर के द्वारा ही इसे क्या किया जाता है, फ्लाई किया जाता है। और जो ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन के, यानी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन के जितने पॉइंट बताएंगे ना ये बिल्कुल कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है। जो ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन के पायलट थे, याद रखिएगा, वो फ्रांस से इंग्लैंड वापस जा रहे थे, है ना। वो जब रात के समय एरोप्लेन को उड़ा रहे थे, यानी कि वो कहां से कहां तक जा रहे थे, याद रखिएगा, फ्रांस से इंग्लैंड वापस जा रहे थे, है ना, ये बात याद रखिएगा। और किसके द्वारा भाई, इसके पायलट कौन थे, नैरेटर ही थे। और ब्लैक एरोप्लेन क्या करता है कि जब ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन बिल्कुल तूफानी बादलों में घिर जाता है ना, फंस जाता है, तो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट होता है, जो कि ब्लैक एरोप्लेन को क्या कर रहा होता है, उड़ा रहा होता है, और ये उसकी मदद करता है। बड़ा सिंपल है स्टोरी में, ठीक है, बहुत ही सिंपल है बच्चों, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट होता है वो ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन की हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, तो बड़ी ही शॉर्ट स्टोरी है, हम लोग आराम से एक बार उसको देख लेते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, इसको बहुत ही आराम से हम लोग देख लेंगे। आप सुनिएगा क्या होता है इसमें, ठीक है। द नैरेटर्स ट्रिप टू इंग्लैंड। अब जो नैरेटर होता है, अब नैरेटर जब भी बोलेंगे तो आपको याद आ जाना चाहिए कि मैम ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन का पायलट होता है, ठीक है। नैरेटर यानी कि ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन का पायलट होता है। द नैरेटर्स ट्रिप टू इंग्लैंड। अब नैरेटर की जो ट्रिप होती है, यानी कि जो उसकी यात्रा होती है, इंग्लैंड के लिए उसकी यात्रा। तो भाई हमारा चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, हमारा चैप्टर कहां से स्टार्ट होता है। देखिए ये हम मेहनत क्यों कर रहे हैं, आप ही सभी के लिए तो कर रहे हैं कि हम लोगों ने भाई 3rd चैप्टर अपना रखा, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसमें 2 पार्ट गिवन थे। लेकिन फिर भी हम जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए ईमानदारी से मेहनत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी बच्चे हैं उनका बेहतरीन रिवीजन हो जाए, सारे चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लें, ताकि जब उनके पेपर में इनको क्वेश्चन देखने के लिए मिले तो हमारे बच्चे बहुत आराम से उनको कर ले, है ना। और यकीन मानिए बच्चों कि अगर आप दिन रात एक करके अपनी मेहनत पे लगे हैं तो बहुत अच्छा आप स्कोर करेंगे, ठीक है, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। बस इस बात को याद रखिएगा और अपनी मेहनत जारी रखिएगा बच्चों। ये आपकी मेहनत जो आप इस वक्त क्लास को कर रहे हैं, है ना, और एक एक चीज को अच्छे से सुन रहे हैं, नोट कर रहे हैं, आगे क्वेश्चन करेंगे, तो ये आज की मेहनत आपकी कल आपको अच्छा रिजल्ट दे करके जाएगी, है ना। तो आज जितने भी बच्चे मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं कल उनका बेहतरीन रिजल्ट होगा। इसी सोच के साथ में आप मेहनत करें, है ना, और अच्छे से अपनी सारी चीजों को तैयार करें।
और ऐसे ही हम लोग सारे अपने चैप्टर क्लियर करेंगे बच्चों। ऐसे ही हम लोगों ने अपना फर्स्ट चैप्टर भी कवर किया, सेकंड चैप्टर भी कवर किया, ठीक है। आज हम लोग ना थर्ड चैप्टर कर रहे हैं प्रोज का, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग के प्रोज में 9 चैप्टर हैं, तो भाई 9 दिन में ये खत्म हो जाएंगे। 9 दिन क्या मैम, तीसरा तो आज ही खत्म हो गया है ना। अब बच्चे कितने, 6 चैप्टर, 6 दिन में वो भी हम लोग खत्म कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम लोग का बेहतर रिवीजन भी हो जाएगा, और अगर मान लीजिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमसे छूट चुकी हैं वो हमारी कवर भी हो जाएंगी। और इसी तरीके से हम लोग सप्लीमेंट्री भी कर लेंगे। कब आपने पूरे दिन का 1 घंटा निकाल लिया आपको खुद ही नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो अपने पूरे दिन का 1 घंटा निकालिए कि हमें एक घंटा अपने इंग्लिश के चैप्टर्स के लिए निकालना है, ओके। तो ऐसे आप कर पाएंगे, अभी कोई समस्या नहीं है ना। लेकिन पता है कि अभी भी बहुत सारे बच्चे सीरियस नहीं हैं, ठीक है। अभी भी बहुत सारे बच्चे सीरियस नहीं हैं इसके लिए, और जो कि देख करके मतलब अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन फिर भी जो बच्चे हैं उनके लिए मेहनत जारी है बच्चे, ठीक है। ओके, चले अब देखिएगा, द नरेटर्स ट्रिप टू इंग्लैंड। अब जो नरेटर की ट्रिप होती है यानी यात्रा होती है इंग्लैंड के लिए, द नरेटर वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। अब सुनेगा, जो नरेटर होता है यानी कि कथावाचक जो होते हैं, was flying his old Dakota एरोप्लेन, वो अपने ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहे थे ओवर फ्रांस, है ना, यानी फ्रांस के ऊपर, बैक टू इंग्लैंड, इंग्लैंड वापस जाने के लिए वो फ्रांस के ऊपर अपना ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन को क्या कर रहे थे, उड़ा रहे थे, फ्लाइंग कर रहे थे, है ना। एट द नाइट यानी रात के समय, ये भी याद रखिएगा कि टाइम क्या होता है, रात का समय होता है बच्चों, ठीक है। ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडे एंड looking forward to be with his family. He was dreaming of his holiday. वो अपने छुट्टियों के लिए, मतलब जो उसकी छुट्टियां थी ना, जो ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन के जो पायलट थे वो अपनी छुट्टियों के सपने में भैया खोए हुए थे कि कैसे उनकी जो छुट्टियां हैं कैसे उनको स्पेंड करेंगे, व्यतीत करेंगे। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बी विथ हिज फैमिली, और कैसे अपने परिवार के साथ उसको मतलब बिताएंगे, ओके। ही कॉल्ड द पेरिस कंट्रोल टू गेट इंस्ट्रक्शन। अब वो पेरिस कंट्रोल रूम को इंस्ट्रक्शन के लिए यानी निर्देश प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, पेरिस कंट्रोल रूम को उन्होंने कॉल किया अबाउट द वे, रास्ता जानने के लिए। बस थोड़ी देर के लिए धैर्य बना करके पूरी स्टोरी में ऐसे आप अगर सुन भी लेंगे तो क्वेश्चन के आंसर अपने आप कर पाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि भाई हम ये इंग्लिश की स्टोरी पढ़ रहे हैं, मैम तो एक एक लाइन को एक्सप्लेन कर रही हैं, है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई कि जो ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन के पायलट थे यानी कि जो हमारे नरेटर थे वो फ्रांस से इंग्लैंड वापस जा रहे थे, है ना। और समय कौन सा था, रात का समय था। फिर वो अपने छुट्टियों के यानी हॉलीडेज के सपने में खोए हुए थे, और विथ हिज फैमिली यानी अपने परिवार के साथ में कैसे उनको स्पेंड करेंगे, कैसे अपनी छुट्टियां बिताएंगे, इसके सपने में खोए हुए थे। He called the Paris control to get instructed about the way। वो रास्ते का मतलब रास्ते के निर्देश के लिए वो क्या करते हैं, पेरिस कंट्रोल रूम को उन्होंने कॉल किया। अब आगे देखिए क्या होता है, पेरिस कंट्रोल एडवाइज्ड। अब पेरिस कंट्रोल रूम के द्वारा उनको सलाह दी गई हिम टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट, कि 12 डिग्री पश्चिम की तरफ मुड़ जाए, है ना। 12 डिग्री पश्चिम की तरफ मुड़ने के लिए उनको सलाह दी गई। जहां से आपका प्रश्न बनेगा वहां हम तुरंत आपको याद दिलाते चलेंगे। तो याद रखिएगा बच्चों, रात का समय था जब नरेटर ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन से फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे थे, है ना, इंग्लैंड जा रहे थे। और फिर उसके बाद क्या है कि वो पेरिस कंट्रोल किसको कॉल करते हैं, वो किसको कॉल करते हैं, तो पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल करते हैं रास्ते के निर्देश के लिए। फिर उनको पेरिस कंट्रोल रूम के द्वारा क्या दिया जाता है, एडवाइस दी जाती है कि 12 डिग्री पश्चिम की तरफ मुड़ जाए, वेस्ट बोले तो पश्चिम, है ना, 12 डिग्री पश्चिम की तरफ मुड़ जाए। अब सुनिएगा आगे क्या होता है फिर,
अपीयरेंस ऑफ स्टॉर्म, अब देखिए स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादलों का दिखना, एंड ए ब्रेव डिसीजन, और फिर जो उनका एक साहसपूर्ण निर्णय होता है। पहले तो पॉइंट में हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया, अब दूसरे पॉइंट में है कि अपीयरेंस ऑफ स्टॉर्म क्लाउड्स, यानी कि यहाँ पर है कि तूफानी बादलों का दिखना, एंड ब्रेव डिसीजन, और साहसपूर्ण उनका जो निर्णय होता है। अब सुनिएगा, व्हेन द नैरेटर रीच्ड 150 किलोमीटर बियॉन्ड पेरिस, जब लेखक जो नैरेटर होते हैं रीच्ड, है ना, पहुंचे 150 किलोमीटर यानी 150 किलोमीटर बियॉन्ड पेरिस, जब वो पेरिस से मतलब उनके जैसे जब उन्होंने चलना शुरू किया था, पेरिस बोले तो ये फ्रांस की कैपिटल होती है ना बच्चों, है ना, फ्रांस की राजधानी क्या है, मतलब फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस। तो अगर पेरिस लिखते हैं तो आप क्या सोचेंगे कि हाँ ये फ्रांस की ही बात हो रही है, यानी फ्रांस से ही तो इंग्लैंड जाता है नैरेटर। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे कि व्हेन द नैरेटर रीच्ड 150 किलोमीटर बियॉन्ड पेरिस, जब वो फ्रांस से चला और फ्रांस उसके 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था, या हम कहें कि फ्रांस से वो 150 किलोमीटर आगे आ चुके थे, है ना। कितने आ जाते हैं, 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर वो आगे निकल चुके होते हैं। He suddenly saw a huge storm, उन्होंने सडनली बोले तो अचानक से, सा मतलब देखा, ह्यूज स्टॉर्म यानी कि एक मतलब होता है ना कि तेज तूफान उन्होंने देखा, क्लाउड्स घने बादल, इन फ्रंट ऑफ हिम, है ना, तेज तूफान के साथ उन्होंने बादलों को देखा, इन फ्रंट ऑफ हिम यानी अपने सामने उन्होंने घने बादलों को देखा। He did not have enough fuel, उनके पास पर्याप्त ईंधन भी नहीं था। ठीक है, फ्यूल का मीनिंग क्या होता है बच्चों, ईंधन, उसके पास पर्याप्त ईंधन भी नहीं था। टू गो अराउंड द क्लाउड्स, है ना, कि बादल की तरफ मतलब जाने के लिए पर्याप्त ईंधन भी नहीं था। फर्स्ट ही थॉट ऑफ गोइंग बैक टू पेरिस, तो पहले तो वो सोचता है कि क्या पेरिस वापस चला जाए, है ना, क्या पेरिस वापस चला जाए, तो पहले वो सोचता है। लेकिन फिर क्या होता है, पहले देखिए यहां तक आपको समझ में आया, यहां तक समझ में आया कि जब वो फ्रांस से चलता है लगभग 150 किलोमीटर वो आगे निकल आता है, फिर अचानक से वो तूफानी बादलों को देखता है। ठीक है, स्टॉर्म क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स का मीनिंग हो जाएगा बच्चों तूफानी बादलों को अपने सामने देखता है। फिर ही डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, उसके पास पर्याप्त ईंधन भी नहीं था। टू गो अराउंड द क्लाउड्स यानी बादलों की तरफ जाने के लिए उसके पास पर्याप्त ईंधन भी नहीं था। तो सबसे पहले क्या होता है कि ही थॉट ऑफ गोइंग बैक टू पेरिस, लेकिन वो क्या करता है कि पेरिस वापस जाने के लिए एक बार पहले सोचता है कि क्या अब मुझे पेरिस वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन फिर होता क्या है, क्या डिसाइड करता है, द नरेटर डिसाइडेड टू टेक द रिस्क, लेकिन नरेटर ने फिर क्या किया, डिसाइडेड यानी निर्णय किया, टू टेक द रिस्क, रिस्क लेने का भाई उसने निर्णय किया। रिस्क का मीनिंग होता है बच्चों जोखिम, उसने जोखिम उठा लिया। ठीक, जोखिम उठाया। एंड फ्लू इनटू द स्टॉर्म, है ना, और तूफान में यानी आंधी में वो क्या करता है, ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन को फ्लू करता है यानी उड़ाता है। ठीक है, बट लेकिन एवरीथिंग वेंट आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन सब कुछ फिर उसके नियंत्रण से बाहर हो चुका था। एवरीथिंग यानी सब कुछ वेंट आउट ऑफ कंट्रोल, उसके नियंत्रण से बाहर हो चुका था। हिज कंपास स्टॉप्ड वर्किंग, और जो उसके कंपास भी थे, कंपास बोले तो जो दिशा सूचक यंत्र होते हैं ना, जो दिशा दिखाने का काम करते हैं, उन्होंने काम करना भी बंद कर दिया। He tried to contact the Paris control, है ना, उसने पेरिस कंट्रोल रूम को संपर्क करने के लिए प्रयास भी किया। ट्राइड यानी कि प्रयास किया, टू कांटेक्ट संपर्क करने के लिए पेरिस कंट्रोल, उसने पेरिस कंट्रोल रूम को कांटेक्ट करने के लिए प्रयास भी किया। फॉर डायरेक्शंस यानी दिशाओं के लिए, बट लेकिन हिज रेडियो हैड ऑल्सो स्टॉप्ड वर्किंग, लेकिन उसके रेडियो ने भी काम करना क्या कर दिया था बच्चों, स्टॉप्ड कर दिया था, बंद कर दिया था। कॉन्सिक्वेंटली यानी कि परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ही वॉज टोटली लॉस्ट इन द स्टॉर्म, वो तूफानों में पूरी तरीके से क्या हो गए थे, खो गए थे, है ना, खो गए थे कि मतलब हुआ कि उसमें क्या हो गए थे, पूरी तरीके से लॉस्ट हो गए थे यानी घिर गए थे। तो यहां तक कितनी बात समझ में आई,
कि जब नैरेटर ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन से यानी फ्रांस से चलते हैं और लगभग 150 किलोमीटर तक आगे आ जाते हैं तो उनके सामने अचानक से तूफानी बादल घिर जाता है ना। और तूफानी बादल घिरने के बाद वो क्या करते हैं, फिर पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल करते हैं कनेक्ट करने के लिए, लेकिन क्या होता है कि वहां से संपर्क नहीं हो पाता है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि वापस जाने के लिए, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, फिर रिस्क लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। एवरीथिंग वेंट आउट ऑफ कंट्रोल, हर एक चीज फिर उनके नियंत्रण से बाहर हो जाती है ना। वो दिशा सूचक यंत्र ने भी अपना काम करना बंद कर दिया था। एंड उसके बाद क्या होता है कि जो पेरिस कंट्रोल रूम का ये रेडियो भी होता है उसने भी काम करना बंद कर दिया। परिणाम स्वरूप ये होता है कि ही वॉज टोटली लॉस्ट इन द स्टॉर्म, कि वो तूफानी बादलों में पूरी तरीके से घिर चुके होते हैं। अब क्या होता है भाई, है ना, अब होता क्या है मैम, है ना, कि जब उसका संपर्क भी नहीं हो पाता है पेरिस कंट्रोल रूम से, तो वो क्या करते हैं, अब सुनिएगा। नैरेटर फॉलोज ब्लैक एरोप्लेन, अब उनके सामने एक ब्लैक एरोप्लेन आ जाता है, ठीक है, ब्लैक एरोप्लेन आता है और फिर नैरेटर ब्लैक एरोप्लेन का पीछा करता है, फॉलो करता है उसको, ठीक है। व्हेन द नैरेटर वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, जब नैरेटर स्टॉर्म बोले तो तूफानों में जब वो खो जाता है, ही सॉ अनदर ब्लैक एरोप्लेन, तो उसने एक दूसरा ब्लैक एरोप्लेन देखा नियर हिम, यानी अपने समीप में उसने एक दूसरा ब्लैक एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, और जो उसके पंखों में कोई लाइट भी नहीं थी, यानी जो ब्लैक एरोप्लेन था ना उसके पंखों में कोई लाइट भी नहीं थी, कोई लाइट भी नहीं थी। द पायलट इन ब्लैक एरोप्लेन रेज्ड हिज हैंड, जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था उसने अपने हाथ उठाए, रेज्ड मतलब होता है बच्चों खड़े करना, ठीक है, हिज हैंड यानी अपने हाथों को उसने खड़ा किया यानी हाथ उठाए। एंड सिग्नल द नैरेटर, और नैरेटर को संकेत दिया, ठीक है, नैरेटर को संकेत दिया टू फॉलो हिम, यानी उसका पीछा करने के लिए उसे संकेत दिया। द नैरेटर सॉ द पायलट, और नैरेटर ने पायलट को देखा ऑफ ब्लैक एरोप्लेन, है ना, यानी कि नैरेटर ने ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को देखा, वेविंग एट हिम सिग्नलिंग हिम टू फॉलो हिम, कि वो कैसे उनको फॉलो करने के लिए उन्हें संकेत दे रहा है, ठीक है। पायलट ऑफ ब्लैक एरोप्लेन, यानी कि हिम किसकी बात कर रहे हैं, कि पायलट ऑफ ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है, कि कैसे ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट है वो नैरेटर को संकेत दे रहा है कि वो ब्लैक एरोप्लेन का पीछा करे। मतलब आप स्थिति समझ रहे हैं ना कि क्या होता है कि जब ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन का पायलट यानी जो हमारे नैरेटर होते हैं, जब वो तूफानी बादलों में घिर जाते हैं तो कहते हैं ना कि जब किसी का सहारा नहीं होता है तो ईश्वर एकमात्र सहारा बनकर के आता है, तो वही हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि फिर उसके सामने एक ब्लैक एरोप्लेन आ जाता है जो कि वो अपने हैंड को रेज करता है यानी हाथ को उठाता है और इशारा करता है कि वो उसका पीछा करे, यानी कि जो ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन का पायलट होता है वो उसका पीछा करे। तो इसीलिए ही फॉलोड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, है ना। तो उन्होंने क्या किया, ही किसके लिए आया है भाई, नैरेटर के लिए आया है बच्चों, ठीक है, किसके लिए आया है, नैरेटर के लिए आया है। नैरेटर फॉलोड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, ठीक है, जो कथावाचक था यानी जो ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन का पायलट था उसने एक अजनबी एरोप्लेन का पीछा किया, ठीक है। अब क्या होता है, द नैरेटर फॉलोड द ब्लैक एरोप्लेन, अब नैरेटर ने ब्लैक एरोप्लेन का पीछा किया फॉर अबाउट हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे तक उसका पीछा किया। मतलब आगे आगे ब्लैक एरोप्लेन चल रहा था, उसके पीछे ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन चल रहा था, है ना, उसी को मतलब देख करके। क्योंकि जब ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन बच्चों तूफानी बादलों में घिर गया था तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो किधर जाएगा, है ना, उससे दिशाएं भी नहीं समझ में आ रही थी, तो फिर ब्लैक एरोप्लेन उससे क्या करता है, गाइड करता है। नाउ अब ही कुड ओनली फ्लाई द प्लेन फॉर 5 और 10 मिनट्स, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि ही कुड ओनली फ्लाई द प्लेन, वो केवल प्लेन को कब मतलब कितने देर और उड़ा सकता था कि 5 and 10 मिनट्स, लगभग 5 और 10 मिनट वो और उसको उड़ा सकता था। ही फेल्ट फ्राइटेंड अगेन, वो उसने फिर से डर को महसूस किया, किसने, ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन के पायलट ने फिर से डर को महसूस किया। बट लेकिन
सडनली अचानक से ही saw टू स्ट्रेट लाइंस ऑफ लाइट्स अहेड, है ना। उसने क्या किया, लेकिन अचानक से उसने देखा टू स्ट्रेट लाइंस, है ना, दो सीधी मतलब लाइंस को उसने देखा, ऑफ लाइट्स यानी लाइट्स की दो सीधी लाइन को उसने देखा, अहेड ऑफ हिम यानी कि अपने सामने, ठीक है, अपने सामने, ऑन द ग्राउंड यानी ग्राउंड पर अपने सामने उसने दो सीधी लाइंस को देखा लाइट की। दे वर द लाइट्स ऑफ एन एयरपोर्ट्स रनवे। और वो लाइट्स कहाँ की थी भाई, वो एयरपोर्ट रनवे की थी। यानी कि जब आधे आधे घंटे तक लगभग ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ने ब्लैक एरोप्लेन का पीछा किया, उसको ऐसा लग रहा था कि अब 5 और 10 मिनट ही और वो फ्लाई कर सकता है। लेकिन फिर क्या होता है कि वो डर महसूस करता है, लेकिन फिर उसको रनवे यानी एयरपोर्ट रनवे की वो लाइंस उसको दिख जाती हैं, ठीक है, जिससे उसको लैंड करना था। व्हेन ही टर्न टू लुक फॉर द ब्लैक एरोप्लेन, जब उसने व्हेन ही टर्न जब वो मुड़ा, टू लुक फॉर द ब्लैक एरोप्लेन, जब ब्लैक एरोप्लेन को देखने के लिए वो पीछे मुड़ा, ही कुड नॉट सी इट एनीवेयर, उसे वहां पर कुछ भी नहीं दिख सका, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब 4-5 मिनट उसको ऐसा लगता है कि अब बस इतना ही कर सकता हूँ, फिर वो डरता है, लेकिन फिर उसे जो है यहाँ पर कि स्ट्रेट लाइंस दिखती हैं, कहाँ की, एयरपोर्ट रनवे की, तो बिल्कुल सेफली लैंड कर जाता है। यानी जो ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन होता है वो सेफली लैंड कर जाता है। और लैंड करने के बाद क्या होता है बच्चों, कि जब ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन का पायलट यानी हमारे नरेटर जब पीछे मुड़ करके देखते हैं ब्लैक एरोप्लेन के पायलट के लिए, तो वहां पर कोई भी नहीं दिखता है उन्हें। ही कुड नॉट सी इट एनीवेयर, वहां पर उनको कोई भी नहीं दिखा। ही वॉज एबल टू लैंड सेफली, वो सेफली सुरक्षित लैंड करने में समर्थ हुए। विच गेव हिम ए साइन ऑफ रिलीफ। तो साइन ऑफ रिलीफ का मतलब होता है बच्चों राहत की सांस, ठीक है, राहत की सांस। जब वो सेफली क्या कर लेते हैं बच्चों, सेफली लैंड कर लेते हैं, तो ये चीज उनको बिल्कुल राहत की सांस देती है, ठीक है, राहत की सांस देती है। लेकिन जब वो पीछे मुड़ करके देखते हैं तो ब्लैक एरोप्लेन के पायलट तो वहां से गायब हो चुके होते हैं। अब लास्ट में होता क्या है, द ब्लैक एरोप्लेन रिमेन्स ए मिस्ट्री। अब जो ब्लैक एरोप्लेन था वो एक रहस्य बन जाता है, ठीक है, वो क्या बन जाता है, एक रहस्य बन जाता है। आफ्टर लैंडिंग, लैंड करने के बाद, है ना, जब ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन सेफली लैंड कर जाता है, तो आफ्टर लैंडिंग यानी लैंड करने के बाद द नैरेटर वेंट टू द कंट्रोल सेंटर ऑफ एयरपोर्ट। जो नैरेटर होता है वो कंट्रोल सेंटर ऑफ एयरपोर्ट के कंट्रोल सेंटर में जाता है। ही आस्क्ड द वुमेन, उसने जो है वहां की एक महिला थी वहां पर, उससे पूछता है, इन द कंट्रोल सेंटर, है ना, कंट्रोल सेंटर में उस महिला से पूछता है अबाउट द मिस्टीरियस प्लेन, है ना, उस रहस्यमयी एरोप्लेन के बारे में पूछता है कि भाई वो कौन था। हाउएवर, हालांकि द वुमेन लुक्ड एट हिम स्ट्रेंजली, अब वो महिला जो है उसको बड़ी ही स्ट्रेंजली देखती है, मतलब बहुत ही जैसे होता है ना कि एक अजीब ढंग से वो उसको देखती है। एंड लव्ड, और फिर वो हंस देती है, ठीक है, फिर उसने हंस दिया। सी टोल्ड हिम दैट, उसने मतलब नैरेटर को बताया दैट कि देयर वॉज नो अदर प्लेन फ्लाइंग एक्सेप्ट हिज, है ना, कि मतलब वहां पर कोई अन्य प्लेन था ही नहीं एक्सेप्ट हिज ऑन सच ए स्टॉर्मी नाइट, मतलब इस तूफानी रात में वहां पर तुम्हारे प्लेन के अलावा कोई प्लेन था ही नहीं, नो अदर प्लेन, कोई प्लेन नहीं था। द नैरेटर वॉज सरप्राइज्ड, अब नैरेटर सरप्राइज्ड हो जाता है कि ऐसा हो कैसे सकता है, उस ब्लैक एरोप्लेन को ही तो मैंने फॉलो किया था, उसने अपने रेस को मतलब हैंड को भी रेस किया था कि मतलब पीछा करने के लिए उसने बोला था, तो वो आधे घंटे तक लगातार उसका फॉलो भी उसको करता है। और लेकिन जब ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन बिल्कुल सेफली लैंड कर जाता है और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो कोई रहता ही नहीं है वहां पर, है ना। द नैरेटर वॉज सरप्राइज्ड एट दिस, इस पर नैरेटर पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो गया। ही वंडर्ड हु हैड हेल्प्ड हिम, है ना, ही वंडर्ड, वो आश्चर्यचकित था, है ना, बिल्कुल अचंभित था कि हु हैड हेल्प्ड हिम, कि किसने उसकी मदद किया, आखिर किसने उसकी मदद किया। और इसके बाद फिर हमारी स्टोरी भी क्या हो जाती है बच्चों, एंड हो जाती है यहाँ से।
समझ रहे हैं? यहाँ से फिर हमारी स्टोरी भी क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। फिर आगे यहाँ से ये नहीं पता चलता है कि भाई अब वो आखिर कहाँ चला जाता है, गायब कहाँ हो जाता है। ब्लैक एरोप्लेन जिसके पंख में भी लाइट नहीं थी, है ना, लेकिन फिर भी वो गाइड करता है उस तूफानी बादलों के बीच में, ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन की हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, मदद करता है। अब यहाँ से आपको इतना समझ में आया, समझ में आ गया ना? ओके, वेरी गुड। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। ठीक है सर, तैयार है पोल के लिए? अब आप पोल कर, हाँ पोल पे आंसर भी करेंगे फटाफट से। तो पूरी स्टोरी में हम लोगों ने फाइनली समझ लिया कि मैम बड़ी शॉर्ट स्टोरी थी, ब्लैक एरोप्लेन था, ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन था। बस मेन हमें यही ध्यान में रखना है कि क्या चीज है। तो अब जो हम लोग को क्वेश्चन मिलते जाएंगे, डिस्कस करेंगे, और भी चीजें स्ट्रांग हो जाएंगी, और आप भी देख लेंगे कि हाँ मैम यहाँ से प्रश्न ऐसे बनता है। द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम डैश टू डैश, यहाँ से एक प्रश्न बनता है। ठीक है, द पायलट, जो पायलट होता है किसका, ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन का जो पायलट होता है बच्चों, फ्लाइंग फ्रॉम, वो इंग्लैंड से फ्रांस जा रहा था। स्टार्टिंग में ही आपको चैप्टर में बताया था, है ना, कि वो इंग्लैंड से फ्रांस जा रहा था, इंग्लैंड से इंडिया जा रहा था, फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था, या फ्रांस से इंडिया जा रहा था। तो क्या होगा हमारा सही जवाब, कि द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड, वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। कभी कभी आपको पेरिस भी लिख करके मिल जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओके, करेक्ट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, फ्रांस टू इंग्लैंड हो जाएगा। वेरी गुड। जितने भी बच्चे सी आंसर कर रहे हैं ना, बहुत ही अच्छी बात है बच्चे, ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, और ऐसे ही हमें अपना हार्ड वर्क करते रहना है बच्चों, है ना, जम के मेहनत करनी है, और सारे चैप्टर का रिवीजन ऐसे ही करेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कॉन्टेक्ट ऑन हिज वे, विच कंट्रोल स्टेशन, है ना, विच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कॉन्टेक्ट ऑन हिज वे, यानी कि अपने रास्ते पर जैसे उसको दिशा जाननी थी ना, तो कौन से कंट्रोल स्टेशन पर वो कॉल करता है, कौन, ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन का जो पायलट होता है वो किस कंट्रोल रूम में कॉल करता है। पेरिस कंट्रोल रूम होता है, इंडिया कंट्रोल रूम होता है, इंग्लैंड कंट्रोल रूम होता है। यही डिड नॉट कॉन्टेक्ट एनी, उसने कोई भी संपर्क नहीं किया था। तो ऐसा तो नहीं था मैम, है ना, और इंग्लैंड भी नहीं था, इंडिया भी नहीं था, बल्कि पेरिस कंट्रोल रूम को वो क्या करता है, कॉल करता है, संपर्क करने का प्रयास करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पेरिस हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर। ओके, वेरी गुड। सारे ही बच्चे ए आंसर कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है बच्चों। अगला प्रश्न है, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक। अच्छा, जो पायलट था, ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन का जो पायलट था बच्चों, उसने क्या रिस्क लिया था, फ्लाइंग बैक टू पेरिस, उसने क्या रिस्क लिया था कि पेरिस वापस चला जाए। ऐसा तो नहीं था मैम, है ना, ऐसा तो नहीं था। मिसिंग द ब्रेकफास्ट द ही डिजायर्ड, ऐसा था, ये भी नहीं था, है ना। ही टुक नो रिस्क, उसने कोई रिस्क नहीं लिया था, ये भी नहीं था, उसने रिस्क लिया था, लेकिन क्या था, फ्लाइंग द ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, कि वो ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन को बिल्कुल स्ट्रेट फ्लाई करेगा, है ना, उड़ाएगा, उसने ये डिसाइड किया था। तो यही रिस्क होता है, फ्लाइंग द ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, यानी कि उस तूफान में भी उसने डिसाइड किया था कि वो ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन को उड़ाएगा। ओके, क्योंकि उसके अंदर एक्साइटमेंट होता है भाई, अपने फैमिली के साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए, है ना, और हॉलीडेज को भी, यानी जो उसकी छुट्टियां थी, है ना, हॉलीडेज को भी स्पेंड करने के लिए उसके अंदर क्या होता है, एक्साइटेड, मतलब इसके लिए वो एक्साइटेड होता है, एक्साइटमेंट होता है उनके अंदर। ओके, अगला प्रश्न है बच्चों, द पायलट वॉज नॉट एबल टू डैश एनीथिंग, जो पायलट था वो क्या चीज भाई करने में वो नहीं था, एबल नहीं था, एबल बोले तो समर्थ नहीं था, सक्षम नहीं था, है ना, क्या चीज, किस चीज में वो समर्थ नहीं था। द पायलट वॉज नॉट एबल टू डैश एनीथिंग, वो किसी चीज के लिए भी क्या नहीं था भाई, समर्थ नहीं था। मेन चीज क्या थी, देखने में एबल नहीं था, सुनने में एबल नहीं था, स्पीक बोलने में एबल नहीं था, या ऑल ऑफ देम, है ना। तो देखिए, बोलना तो नहीं था, ठीक है मैम, सुनना भी नहीं था, बल्कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द पायलट वॉज नॉट एबल टू सी एनीथिंग, उसे कुछ दिख नहीं रहा था, वो कुछ भी देखने में समर्थ नहीं था, क्योंकि
जो बिल्कुल तूफानी बादल उसके सामने, मतलब तूफानी बहुत ही तेज हवा तूफान चलने लगा था और काले बादल उसके सामने घिराए थे, बिल्कुल वो जैसे ब्लैक माउंटेन होता है ना वैसे प्रतीत हो रहे थे। तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वेरी गुड, जितने भी बच्चे सी आंसर कर रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है ना, कोई भी डाउट तो नहीं है। आगे चले। What was the purpose behind calling Paris control? What was the purpose? क्या उद्देश्य था, है ना, क्या उद्देश्य था बिहाइंड कॉलिंग पेरिस कंट्रोल? पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल करने के पीछे क्या उद्देश्य था भाई, किस लिए वो कॉल करता है? टू नो अबाउट एयर ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक जानने के बारे में। टू नो द डायरेक्शन ऑफ द रूट, है ना, रूट की डायरेक्शन जानने के लिए। टू नो द डिटेल अबाउट लैंडिंग, लैंडिंग के लिए डिटेल जानने के लिए, या नन ऑफ दिस, है ना। तो क्या भाई मकसद होता है उसका, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड कॉलिंग पेरिस कंट्रोल? पेरिस कंट्रोल रूम को कांटेक्ट करने का मेन उद्देश्य यही होता है बच्चों, टू नो द डायरेक्शन ऑफ द रूट, यानी कि रूट की दिशा जानने के लिए। कि जब वो तूफानी बादल उसके सामने घेर आए थे तो उसको ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ भी दिख नहीं रहा है ना, वो कुछ देख नहीं पा रहा था और उसे डायरेक्शन जानना था कि किस डायरेक्शन में उसको आगे बढ़ना है। टू नो द डायरेक्शन ऑफ द रूट, यानी कि यात्रा की दिशा जानने के लिए। ओके, वेरी गुड, जितने भी बच्चे ये आंसर कर रहे हैं ना, बी आंसर कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है ना, वेरी गुड। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पायलट आस्क्ड, पायलट ने कहा द वुमेन इन द कंट्रोल टावर अबाउट, है ना, कि यहाँ पर क्या है, द पायलट आस्क्ड द वुमेन, है ना, पायलट ने वुमेन से बोला या कहा या उससे पूछा, इन द कंट्रोल टावर अबाउट, किसके बारे में उसने पूछा? यानी जो ओल्ड डकोटा एरोप्लेन का पायलट था ना, है ना, वो पायलट जो था उसने वुमेन से किसके बारे में पूछा था? कंट्रोल रूम जा करके किसके बारे में पूछा था? अपने मित्र के बारे में, अदर प्लेन एंड इट्स पायलट, कि जो दूसरा प्लेन था और उसमें पायलट कौन था उसके बारे में, वेदर के बारे में, या ब्रेकफास्ट? तो ब्रेकफास्ट तो नहीं था, वेदर भी नहीं था, हिज फ्रेंड भी नहीं था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अदर प्लेन एंड इट्स पायलट, कि जो अदर प्लेन था यानी दूसरा जो एरोप्लेन था और उसका जो पायलट था उसके बारे में, ठीक है, उसके बारे में वो जानना चाहता था। तो जो ओल्ड डकोटा एरोप्लेन का पायलट था वो जानना चाह रहा था कि भाई वहां पर मेरे साथ में एक दूसरा एरोप्लेन कौन था, उसमें वो पायलट कौन था, ठीक है। आई विल टेक द रिस्क, मैं जोखिम उठा लूंगा। Why did the pilot want to take the risk? अब जो पायलट होता है वो ये रिस्क क्यों ले लेता है भाई, क्या कारण होता है? टू मीट हिज फैमिली, वो अपने परिवार से उसको वो मतलब मिलना था इसके लिए। टू हैव एन इंग्लिश ब्रेकफास्ट, इंग्लिश ब्रेकफास्ट करने के लिए, या टू प्रूव हिज करेज, अपने करेज साहस को दिखाने के लिए, साबित करने के लिए, या बोथ ए एंड बी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आई विल टेक द रिस्क, मैं जोखिम उठा लूंगा। कौन सा जोखिम? कि इस तूफानी बादलों के बीच में भी मैं प्लेन को उड़ा लूंगा, ठीक है। तो आई विल टेक द रिस्क, मैं जोखिम उठा लूंगा। व्हाई डिड द पायलट वांट टू टेक द रिस्क, क्यों पायलट भाई ये रिस्क जोखिम उठाने के लिए जो है जोखिम उठाना चाहता है? क्योंकि उसका कारण था कि वो अपने परिवार से मिलना चाहता था और उसके साथ में इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाहता था। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है, बोथ ए एंड बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। जितने भी बच्चे हमारे डी आंसर कर रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है बच्चे, ठीक है, डी हो जाएगा। हाँ, अंकित कुमार कह रहे हैं आपकी बात तो सही है, ठीक है, बात तो सही है, लेकिन अभी चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा डी आंसर, ठीक है। Why was it impossible to see anything, है ना, कि why was impossible, क्यों भाई असंभव था, to see anything, किसी भी चीज को देखना असंभव था, आउटसाइड द एरोप्लेन, यानी एरोप्लेन से बाहर देखना किसी भी चीज को असंभव क्यों था? क्या कारण था भाई? एज देयर वॉज हेल स्टॉर्म आउटसाइड, क्योंकि जो है उसके बाहर हेल स्टॉर्म थी यानी कि मूसलाधार बारिश हो रही थी, है ना। तो ऐसा नहीं था मैम, ठीक है, ऐसा नहीं था। और एज देयर वर डार्क क्लाउड ऑल अराउंड, क्योंकि मतलब काले
जो घने बादल थे वो घिरे हुए थे, है ना, तो इसलिए एरोप्लेन से बाहर देखना असंभव था, है ना, या इट वाज नाइट टाइम क्योंकि वो रात का समय था, तो रात का समय भी नहीं था, बल्कि सही जवाब ये हो जाएगा कि इसलिए असंभव था ब्लैक मतलब एरोप्लेन से बाहर देखने के लिए, एज देयर वर डार्क क्लाउड्स ऑल अराउंड, क्योंकि उसके चारों तरफ क्या थे, डार्क क्लाउड्स थे, यानी कि काले घने बादल थे, इसीलिए एरोप्लेन से बाहर देखना इम्पॉसिबल था। ठीक है, मतलब अच्छे से समझ में आया ना क्वेश्चन का मतलब आपको। अब आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही ध्यान से इसको सुनिएगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ क्वेश्चन है और मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। वाई वॉज द पायलट ऑफ ओल्ड डेकोटा, है ना, ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन का जो पायलट होता है हैप्पी, वो खुश था, वाइल फ्लाइंग हिज प्लेन, है ना, अपने प्लेन को उड़ाने के दौरान वो क्यों खुश था, है ना, क्यों खुश था वो, जब वो प्लेन को फ्लाई कर रहा था यानी एरोप्लेन को वो उड़ा रहा था, तो ही वॉज गोइंग टू मीट हिज फैमिली, क्योंकि वो अपने परिवार से मिलने जा रहा था इसलिए खुश था, या ही वॉज अलोन अप इन द स्काई, है ना, वो आसमान में भी अकेले अपना हवाई जहाज उड़ा रहा था, है ना, अपना एरोप्लेन उड़ा रहा था इसलिए वो खुश था। जब उसने फ्रांस से चलना शुरू किया था तो उस वक्त वो पूरे प्लेन में क्या था, अकेले ही प्लेन को उड़ा रहा था, है ना, इसलिए भी वो खुश था। He was going to have an English breakfast the following day. फॉलोइंग डे का मतलब होता है बच्चों अगले दिन, अगले दिन उसको अपने परिवार के साथ ब्रेकफास्ट करना था, है ना, ब्रेकफास्ट करना था इसलिए वो खुश था, या फिर ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से सभी हो जाएगा करेक्ट, इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन का पायलट होता है वो पायलट मतलब एरोप्लेन को उड़ाने के दौरान इसलिए खुश था क्योंकि वो अपने परिवार से मिलने जा रहा था इसलिए भी खुश था, और जब फ्रांस से चला था तो उस वक्त वो प्लेन में अकेले भी था, ठीक है, इसलिए भी खुश था। ही वॉज गोइंग टू हैव एन इंग्लिश ब्रेकफास्ट फॉलोइंग डे, और उसको अपने भाई परिवार के साथ में इंग्लिश ब्रेकफास्ट भी करना था, है ना, ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहा था इसलिए भी वो खुश था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसका मोस्टली कितने बच्चे आंसर किए हैं सही, अच्छा ज्यादातर जी 9 का सर 48% डी आंसर करने वाले हैं, वेरी गुड बच्चों, ठीक है। अगर पेपर में भी आप ऐसे ही सही कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आपका बेहतर स्कोर होने से कोई भी नहीं रोक सकता है आपको, ओके। अब ये हम लोग का क्वेश्चन है बच्चों, आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मुझे जल्द ही पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल करना चाहिए, है ना, कॉल करना चाहिए। व्हाई डिड द पायलट थॉट ऑफ डूइंग सो, है ना, क्यों पायलट ऐसा करने के लिए सोचता है भाई कि जल्द ही हमें पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल करना चाहिए भाई, है ना, क्यों ऐसा सोचता है, बिकॉज ही वॉज स्टक इन द स्टॉर्म, क्योंकि वो तूफान में फंस गया था इसलिए सोचता था, है ना, इसलिए सोच रहा था, या बिकॉज ही वॉन्टेड टू नो अबाउट द अदर पायलट, क्योंकि वो अदर पायलट के बारे में जानना चाहता था इसलिए, या बिकॉज ही वॉन्टेड टू डायरेक्शन ऑफ इंग्लैंड, कि वो इंग्लैंड की डायरेक्शन जानना चाहता था, या बिकॉज ही वॉन्टेड टू गो टू पेरिस, क्योंकि वो पेरिस वापस जाना चाहता था, है ना, या पेरिस जाना चाहता था। तो आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मुझे जल्द ही पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल करना चाहिए, क्योंकि इसका मुख्य कारण यही था कि बिकॉज ही वॉज स्टक इन द स्टॉर्म, है ना, क्योंकि वो तूफानी बादलों के बीच में घिर गया था, ओके, बिकॉज ही वॉज स्टक, और स्टक का मीनिंग होता है बच्चों फंस जाना, ठीक है, या घिर जाना, ठीक है, फंस जाना या घिर जाना, क्योंकि वो तूफानी बादलों के बीच में क्या हो गया था, घिर गया था, इसी वजह से वो क्या करता है कि आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम सून, है ना, कि जल्द ही हमें पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल करना चाहिए। समझ में आ रही है इतनी बात, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर कर रहे हैं आप सभी। अब चले हम लोग एक शॉर्ट आंसर देख ले। तो 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में हम लोगों ने दोनों पार्ट को कवर कर लिया। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग यानी उड़ान से संबंधित 2 कहानियां थी। एक हम लोग का था हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा कौन सा था भाई, द ब्लैक एरोप्लेन। व्हाई डिड द राइटर, राइटर बोले तो नैरेटर, नैरेटर बोले तो फ्रेडरिक फॉर्सेथ, है ना, फ्रेडरिक फॉर्सेथ, फॉलो द पायलट ऑफ अनदर प्लेन, वो क्यों अनदर प्लेन यानी दूसरे प्लेन को फॉलो करते हैं यानी उसका पीछा करते हैं, क्या कारण था, तो कारण तो यही था कि वो तूफानी बादलों के बीच में फंस गए थे। द नैरेटर फॉलोड द पायलट, नैरेटर ने पायलट का
उसको क्या किया, फॉलो किया यानी उसका पीछा किया। अनदर एरोप्लेन यानी कि जो दूसरा एरोप्लेन था उसका उन्होंने क्या किया, पीछा किया। बिकॉज क्योंकि he had lost his way in the storm clouds, क्योंकि तूफानी बादलों में उन्होंने अपना रास्ता खो दिया था। एंड वॉज अनेबल टू सी एनीथिंग, और कुछ भी देखने में असमर्थ थे। इट्स पायलट सिग्नल्ड हिम, उसके पायलट ने उसे सिग्नल दिया। टू फॉलो हिम, है ना, उसको पीछा करने के लिए। नैरेटर थॉट, नैरेटर ने सोचा यानी ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन के पायलट ने सोचा, ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प हिम, कि वो उसकी मतलब उसकी मदद करने का प्रयास कर रहा है ना, वो उसकी हेल्प करने का प्रयास कर रहा है। सो इसीलिए ही फॉलोड द ब्लैक एरोप्लेन, इसीलिए उसने ब्लैक एरोप्लेन का पीछा किया। टू गेट आउट ऑफ द क्लाउड सेफली, है ना, कि बादलों से सुरक्षित बाहर निकलने के लिए उसने ब्लैक एरोप्लेन का पीछा किया। तो बड़ा ही सिंपल आंसर है मैम। क्वेश्चन में कह रहा था व्हाई डिड द राइटर फॉलो द पायलट ऑफ अनदर प्लेन, यानी कि जो ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन के राइटर होते हैं, राइटर बोले, पायलट बोले, नरेटर बोले, बात एक ही होगी, ठीक है बात एक ही होगी बच्चों। तो उसने भाई अनादर प्लेन यानी दूसरे एरोप्लेन के पायलट का पीछा क्यों किया, तो यही कारण था भाई, वो तूफानी बादलों के बीच में फंस चुका था, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, है ना। उसने देखा कि ब्लैक एरोप्लेन उसकी मदद करना चाहता है, इसीलिए उसने उसका पीछा किया और सेफली बादल से बाहर निकलने में उसकी मदद भी हुई। ओके, अब एक हम लोग प्रॉपर इसका लॉन्ग आंसर देख लेते हैं। अभी तो हम लोग शॉर्ट आंसर देखे थे, अब हम लोग लॉन्ग आंसर इसका देख लेते हैं, ठीक है। लॉन्ग आंसर हम लोग इसका देख लेते हैं, तो सुनिएगा ध्यान से। डिस्क्राइब द फ्लाइट ऑफ डेकोटा प्लेन, डेकोटा एरोप्लेन की फ्लाइट को डिस्क्राइब कीजिए। अंटिल इट लैंडेड सेफली एट द एयरपोर्ट, जब तक कि वो एयरपोर्ट में सेफली लैंड नहीं कर गई, ठीक है, जब तक कि वो एयरपोर्ट में सेफली लैंड नहीं कर गई, तो इसके लिए आपको इसको डिस्क्राइब करना है। द ब्लैक एरोप्लेन इज ए मिस्टीरियस स्टोरी, जो ब्लैक एरोप्लेन है वो एक क्या है बच्चों, रहस्यमयी कहानी है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो बड़े ही आराम से इसका अर्थ सुन लीजिएगा कि क्या कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है, इसको आराम से सुन सकते हैं आप सभी और कॉपी पर नोट कर सकते हैं, क्योंकि इससे इजी तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ओके, द फ्लाइट ऑफ ओल्ड डेकोटा स्टार्टेड इन पेरिस, द फ्लाइट ऑफ ओल्ड डेकोटा, है ना, जो ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन की फ्लाइट होती है यानी उड़ान होती है, वो शुरू हो गई थी इन पेरिस, है ना, यानी पेरिस से शुरू होकर के एंड वॉज हेडेड टूवर्ड्स द इंग्लैंड, है ना, और किसकी तरफ जाती है, इंग्लैंड की तरफ जाती है। यानी ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन की पहली उड़ान पेरिस से शुरू होकर के इंग्लैंड की तरफ जाती है। इट वॉज एन इजी फ्लाइट, वो बहुत ही आसान उड़ान थी भाई, है ना, इजी फ्लाइट थी। द नाइट स्काई वॉज क्लियर, और रात के समय आसमान भी बिल्कुल क्लियर था। द मून वॉज शाइनिंग ब्राइटली, है ना, चांद भी अपना बिल्कुल अच्छे से चमक रहा था, है ना, शाइनिंग ब्राइटली। एंड द वेदर वॉज फाइन, और मौसम भी बहुत ही अच्छा था। व्हेन द प्लेन कॉन्टैक्ट पेरिस कंट्रोल, जब एरोप्लेन जो है पेरिस कंट्रोल रूम को कांटेक्ट करता है, दे इंस्ट्रक्टेड द नैरेटर, उसने नैरेटर को इंस्ट्रक्ट किया, है ना, निर्देश दिया, टू टर्न 12 डिग्री टूवर्ड्स वेस्ट, कि 12 डिग्री जो है पश्चिम की तरफ मुड़ जाए, है ना, कि 12 डिग्री पश्चिम की तरफ मुड़ जाए। अब ये एक प्रॉपर लॉन्ग आंसर है कि कैसा भी आपके पेपर में जो है क्वेश्चन बन करके आ जाए, एक आप प्रॉपर लॉन्ग आंसर लिखेंगे, है ना, प्रॉपर लॉन्ग आंसर लिखेंगे। व्हेन द पायलट मेड द टर्न एंड व्हेन पेरिस वाज 150 किलोमीटर बिहाइंड हिम, जब पायलट जो है वो मुड़ा और पेरिस उससे 150 किलोमीटर पीछे निकल चुका था। ही सॉ ह्यूज स्टॉर्म, उसने बहुत ही मतलब स्टॉर्म क्लाउड्स, उसने बहुत ही बड़े तूफानी बादलों को देखा। दैट अपीयर्ड लाइक ए ब्लैक माउंटेन, जो कि बिल्कुल ब्लैक माउंटेन के समान दिख रहे थे, है ना, याद रखिएगा, यहाँ से एक एमसीक्यू भी बन सकता है बच्चों, ठीक है, जो कि बिल्कुल काले पहाड़ जैसे प्रतीत हो रहे थे। द पायलट कुड नॉट फ्लाई अबव और अराउंड देम, जो पायलट था बच्चों, है ना, वो इसके मतलब इसके आगे पीछे या ऐसे बोले कि द पायलट कुड नॉट फ्लाई अबव और अराउंड देम, जो पायलट था ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन का पायलट था, वो आगे और नहीं उड़ सका। ही कुड गो बैक टू पेरिस, है ना, वो
उसने क्या किया, ही कुड गो बैक टू पेरिस, वो पेरिस वापस लौट जाना चाहता था, है ना, लौटने का उसने प्रयास किया, बट लेकिन है ना, यहाँ पर है कि ही कुड गो बैक टू पेरिस, वो पेरिस जो है वापस नहीं जा सका, ठीक है, वापस नहीं जा सका, बट लेकिन ही डिसाइडेड टू टेक द रिस्क, लेकिन फिर क्या किया कि वो पेरिस वापस नहीं गया, बल्कि उसने डिसाइड किया, निर्णय किया, टू टेक द रिस्क, जोखिम उठाने का निर्णय किया, एंड फ्लू इनसाइड द स्टॉर्म, है ना, और क्या है कि भाई स्टॉर्म क्लाउड्स यानी तूफानी बादलों में उसने उड़ने का उसके अंदर उड़ने का उसने क्या किया, निर्णय लिया, है ना, निर्णय लिया मतलब उसने जोखिम उठाया। ही लॉस्ट कांटेक्ट विथ पेरिस कंट्रोल, उसने पेरिस कंट्रोल रूम से भी अपना कांटेक्ट यानी संपर्क भी उसका टूट गया था, एंड ऑल द डिवाइसेस ऑफ द प्लेन, यानी प्लेन की सारी डिवाइसेस भी क्या हो गई थी, स्टॉप्ड वर्किंग, यानी काम करना बंद कर दिया था, यानी एरोप्लेन की जितनी डिवाइसेस थी उन्होंने अपना काम करना भी बंद कर दिया था। ही डिड नॉट हैव मच फ्यूल एज वेल, है ना, उसके पास पर्याप्त ईंधन भी नहीं था, फ्यूल का मीनिंग होता है बच्चों ईंधन, उसके पास पर्याप्त ईंधन भी नहीं था, है ना, आगे बादलों में जाने के लिए। तो क्या हुआ कि अचानक से ही सा ए ब्लैक एरोप्लेन बिसाइड हिम, उसने एक ब्लैक एरोप्लेन को देखा, है ना, अपने जो है पास में, उसने अपने आसपास में एक ब्लैक एरोप्लेन को देखा, हुज पायलट वेव्ड एट हिम, है ना, जिसका पायलट क्या कर रहा था, वेव्ड एट हिम एंड सिग्नल्ड हिम, कि उसे क्या कर रहा था, हाथ हिला करके, वेव्ड का मीनिंग होगा ऐसे करके, मतलब क्या कि हाथ हिला करके उसको उसने संकेत दिया, टू फॉलो, पीछा करने के लिए, द ब्लैक एरोप्लेन का पीछा करने के लिए उसने संकेत भी दिया। आफ्टर हाफ एन आवर, है ना, लगभग आधे घंटे के बाद, ऑफ फॉलोइंग द ब्लैक प्लेन, और ब्लैक एरोप्लेन को लगभग आधा घंटा उसका पीछा करने के बाद, द नैरेटर सा ए रनवे, नैरेटर ने यानी कि ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन के पायलट ने रनवे देखा, है ना, एंड लैंडेड सेफली, और सुरक्षित लैंड कर गया, ठीक है, लैंड कर गया एट द एयरपोर्ट, यानी एयरपोर्ट में वो सुरक्षित लैंड कर गया। द ब्लैक एरोप्लेन डिसअपियर्ड, और जो ब्लैक एरोप्लेन था बच्चों वो डिसअपियर्ड हो गया, मतलब गायब हो गया। आफ्टर सेविंग द नैरेटर्स लाइफ, यानी कि जो नैरेटर था यानी कि पायलट था, ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन का जो पायलट था, उसके लाइफ को क्या करके सेव करके, यानी उसकी लाइफ को बचा करके, उसके जीवन को बचा करके वो वहां से क्या हो गया, गायब हो गया, डिसअपियर्ड हो गया, और डिसअपियर्ड का मीनिंग होता है बच्चों गायब हो जाना, ठीक है, गायब होना। हम्म, गायब होना, ठीक है। अब यहां से तो हम लोग का ये कंप्लीट हो गया है, लेकिन जो हम लोग का, अच्छा इसमें बच्चे कंफ्यूज हैं कि मैम इसमें सी क्यों नहीं हो सकता है, अब सुनिएगा। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मुझे जल्द ही पेरिस कंट्रोल रूम से संपर्क करना चाहिए, है ना। वाई डिड द पायलट थॉट ऑफ डूइंग सो, पायलट ऐसा करने के लिए क्यों सोचता है, तो जब देखिए बिकॉज ही वांटेड टू डायरेक्शन फॉर द इंग्लैंड, इसलिए नहीं होगा, क्योंकि कारण तो ये था कि आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम सून, कि जल्द ही मुझे पेरिस कंट्रोल रूम से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि बिकॉज ही वॉज स्टक इन द स्टॉर्म, क्योंकि वो जो है इन तूफानी बादलों में क्या हो गया था बच्चों, है ना, तूफानी बादलों में फंस गया था, और जब तूफानी बादलों में फंस गया था तभी तो उसके माइंड में ये विचार आता है कि जल्द ही उसे पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल करना चाहिए, क्योंकि आगे की उसको दिशा पता करनी थी कि आगे किस दिशा में उसको जाना है। इसीलिए बच्चों ये नहीं होगा कि बिकॉज ही वांटेड द डायरेक्शन ऑफ इंग्लैंड। अब इसकी मतलब इस ऑप्शन की तुलना में ये वाला ऑप्शन हमारा सर्वप्रथम है ना, इस ऑप्शन की तुलना में ये वाला ऑप्शन हमारा बेहतर है, क्योंकि इसमें ये कह रहा है कि क्योंकि वो तूफानी बादलों में फंस गया था, इसलिए वो कहता है कि भाई पेरिस कंट्रोल रूम को जल्द ही उससे संपर्क करना चाहिए। अब बताइए क्या आपका डाउट क्लियर हो गया, बताएंगे आप सभी, है ना, समझ में आ गया ना बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया, तो इतना हम लोगों ने कर लिया है। अब हिज फर्स्ट फ्लाइट का क्वेश्चन नंबर 9, चलिए अच्छा एक बार से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग हिज फर्स्ट फ्लाइट का।
हिज फर्स्ट फ्लाइट का क्वेश्चन नंबर 9, ये इसमें क्या था कि हिज पेरेंट्स स्कोल्डेड हिम, उसके माता पिता उसे डांट लगाते हैं, है ना, फॉर फ्लाइंग यानी उड़ने के लिए, अदरवाइज ही वुड रिमेन विदाउट फूड, है ना, वो कहते हैं कि उड़ना सीखो वरना मैं तुम्हें बिना भोजन के रखूंगा, है ना, मैं तुम्हें बिना भोजन के रखूंगा। मतलब ये खास तौर पे चैप्टर में गिवन है बच्चों, स्टोरी में गिवन है, ठीक है। ही वुड बी अलोन, वो तो था कि वो उसको पहाड़ी पर अकेला छोड़ देते हैं, लेकिन उसके माता पिता खास तौर पे ये कहते हैं बच्चों कि हिज पेरेंट्स स्कोल्डेड हिम, उसके माता पिता उसे डांट लगाते हैं उड़ने के लिए, अदरवाइज नहीं तो क्या है कि ही वुड रिमेन विदाउट फूड, है ना, वरना वो उसे बिना भोजन के रखेंगे। और 24 घंटा तक मतलब घंटे तक ऐसा होता भी है बच्चों। आप समझ में आ गया? आप कोई डाउट तो नहीं है? बताइएगा एक बार, ठीक है। अगर अन्य किसी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो चले, अब समझ में आ गया इतना आप सभी को? ओके, यस मैम, क्लियर हो गया। चले, तो आज हम लोगों ने भाई अपना 3rd चैप्टर भी कवर कर लिया है। अगर आप सभी का अच्छा सपोर्ट दिखेगा, आप सभी अगर चाहते हैं कि अगला चैप्टर भी मैम जो हम लोग का है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, अगर आप चाहते हैं कि इसको भी ऐसे ही एक क्लास इसकी भी कर ली जाए, तो आप कमेंट में जरूर लिख करके बताइएगा कि मुझे मेरा एक्सप्लेन करना आपको कैसा लगता है, और आप सच में यानी वास्तव में आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि आगे आपको कंटिन्यू किया जाए। तो एक कमेंट जैसे ही क्लास खत्म हो एक करके जरूर बताइएगा कि ये पूरा चैप्टर आपको कैसा लगा, जिसमें 2 पार्ट को हम लोगों ने कवर किया, और आप 4th चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप अगर चाहते हैं तो कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। पूरी क्लास कैसी लगी है ये भी बताइएगा, और आगे आप अगर सच में चाहते हैं कि मैम ये चैप्टर आपको कराया जाए, हम लोग पूरे प्रोज के ऐसे ही सारे चैप्टर्स को कर ले, तो एक बार लिख करके जरूर बताइएगा कि यस मैम हम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ओके, तो आज की क्लास को फिर यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी 6 बजे भी आपकी क्लास होगी, तो आप सभी फटाफट से बढ़िया अच्छे से तैयार हो जाइएगा, क्योंकि 6 बजे भी आपकी क्लास होगी जो कि सर के द्वारा ली जाएगी, ठीक है, जिसमें मॉडल पेपर कराया जाएगा सोशल साइंस का। ओके, जिसमें सोशल साइंस का आपका मॉडल पेपर करवाया जाएगा। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच बच्चों।